ओके और वेलकम आप सभी का। और देखिए हमारा जो लास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सेक्शन चल रहा था उसमें हम लोग जेनेटिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और आज की क्लास में भी हम उसी पार्ट को आगे प्रोसीड करेंगे और स्पेशली जो सी पार्ट के क्वेश्चन थे क्योंकि बी पार्ट के क्वेश्चन हमारे पहले हो चुके हैं और अब हम सी सेक्शन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको इन क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो ओके प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम आज का स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, बट इसमें थोड़ा सा जो मैथमेटिकल वर्क होता है जो हम इक्वेशन यूज करते हैं उसका एक मॉडिफाइड वर्जन हमें यूज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि फ्रूट कलर ऑफ वाइल्ड सोलेनम नाइग्रम इज कंट्रोल्ड बाय टू एलील ऑफ ए जीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो दो एलील आपके पास हैं, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको बता दी कि आप इसको पी के रूप में ले रहे हैं, दिस इज 0.8। और जो दूसरे एलील की फ्रीक्वेंसी है दैट इज क्यू इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। इन ए नेबरिंग फील्ड a tetraploid genotype of Solanum nigrum was found। ठीक है, तो ये नॉर्मली हम प्लांट्स को डिप्लॉयड लेके ही अपन हार्डी विनबर्ग के ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है कि पर्टिकुलर कोई प्लांट है वो है टेट्राप्लॉइड, तो वो फॉरेन कंडीशन है। आफ्टर क्रिटिकल एग्जामिनेशन 5 डिस्टिंक्ट जीनोटाइप्स वर फाउंड। तो जब हम उन टेट्राप्लॉइड की बात करते हैं तो हमारे पास जो जीनोटाइप आ रहे हैं वो 5 प्रकार के आ रहे हैं, क्योंकि टेट्राप्लॉइड है तो देखिए चारों कॉपी कैपिटल ए की है, एक ये हो सकता है। दूसरा जो दिया हुआ है कि वहां पे 3 कॉपी कैपिटल ए की है, एक स्मॉल ए की है, ये हो सकता है। तीसरा आपके पास 2 कैपिटल ए की कॉपी है और 2 स्मॉल ए की कॉपी है, ये दिया हुआ है। चौथा एक कैपिटल ए है, बाकी 3 स्मॉल ए हैं। और फिफ्थ वाले के अंदर ऑल आर स्मॉल ए। तो केवल ध्यान इतना सा था कि नॉर्मली हम जो जीनोटाइप लेते हैं उसमें हमारे पास होते हैं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। और जब कोई पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रही होती है तो हमारा जो पॉपुलेशन में इनका नंबर होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी स्क्वायर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2pq एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय q स्क्वायर। ओके, तो टोटल पॉपुलेशन में 3 ही फ्रैक्शन होते हैं, ओनली 3 फ्रैक्शन होते हैं और ये टोटल नंबर है आपके पास, कंप्लीट नंबर हो चुका होता है। लेकिन ये सब होता है डिप्लॉयड प्लांट्स के लिए। हमें यहाँ पे टेट्राप्लॉइड दिए हुए हैं, तो एक्चुअल में जो हमारा मैथमेटिकल जो इक्वेशन हम डिराइव करते हैं हार्डी विनबर्ग के लिए वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि डिप्लॉयड के लिए तो हम क्या करते हैं कि p प्लस क्यू का जो होल स्क्वायर होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू आती है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे थे क्योंकि हमने इसको सॉल्व इस प्रकार से कर रखा है। बट जब हमारे पास टेट्राप्लॉइड प्लांट होगा तो चूंकि एलील तो आपके पास 2 ही हैं, राइट। एक की फ्रीक्वेंसी p है, एक की q है, तो एलील तो हमारे पास 2 ही है, p एंड q टोटल। लेकिन उनके जो कॉम्बिनेशन है, राइट, टेट्राप्लॉइड के अकॉर्डिंग हम 4 ले लेंगे, तो हमारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसका जो आएगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और बस वही आपको यूज करना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल प्लांट्स आपको बता रखे हैं कि फॉलोइंग हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, आप उसको फॉलो कर लीजिए एंड एज्यूमिंग दैट द सेम एलील फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द डिप्लॉयड। तो जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी सेम फ्रीक्वेंसी हमें इनके लिए भी यूज करनी है, तो यहाँ भी आपको p इज इक्वल टू 0.8 लेना है और q इज इक्वल टू 0.2 लेना है, ठीक है। द नंबर्स ऑफ फिनोटाइप्स कैलकुलेटेड विद इन ए पॉपुलेशन इज 1000 प्लांट, और टोटल जो प्लांट आएंगे वो आपके पास कितने हैं n इक्वल टू 1000। ओके तो
प्लांट्स आर क्लोज टू वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कैलकुलेट करना है फिनोटाइप कि कौन सी फिनोटाइप वाले कितने, आपको 5 फिनोटाइप दे रखी हैं, तो कौन सी फिनोटाइप वाले कितने होंगे ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो इसका जो कैलकुलेशन रहेगा वो आपको थोड़ा सा इस प्रकार से करना होता है कि जब आपने चारों कैपिटल ए लिए हैं तो दिस इज डिनोटेड बाय p की पावर 4, राइट। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 409। ओके। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ की, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ऐसा नहीं कि आपने p क्यूब और q कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ये होगा 4 इंटू p क्यूब q। और सिमिलरली अगर हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ अपन को यूज करना पड़ेगा 6 इंटू p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर। और यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ उल्टा हो जाएगा कि दिस विल बी 4 और p यहाँ पे अकेला है कैपिटल ए, तो दिस इज ओनली p इंटू q 3 आ जाएगा और दिस विल बी q की पावर 4। तो केवल जो क्वेश्चन में ट्विस्ट था वो केवल यही था कि हम इनके लिए क्या यूज करने वाले हैं। तो वो अगर मैथमेटिकल डेरिवेशन हमें पता हो या हमने कभी ऐसा देखा हो तो हम ऐसा काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसके लिए p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर या p की पावर 3 और q लगाते हैं तो ये गलत हो जाता है। ऐसे आप p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर करते हैं तो ये भी गलत हो जाता है। तो नॉर्मली आपका जो इक्वेशन था डिप्लॉयड होने पे हम इस प्रकार से उसको डिराइव करते हैं और टेट्राप्लॉयड होने पे हमारा जो डिराइवेशन है उसका बेस ये हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन था। और जब इन वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू जाएगी दिस विल बी आल्सो क्लोज टू 409। ये वैल्यू 154 के क्लोज आएगी। ये वैल्यू आनी है 26 के नियर बाई और दिस विल बी अराउंड 2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये सारे कॉम्बिनेशन आपके पास करेक्ट हो जाएंगे। ओनली सिर्फ ये था कि जब डिप्लॉयड होता है तो हमारा काम करने का तरीका ये था जिसपे हम नॉर्मली काम करते ही हैं, लेकिन टेट्राप्लॉयड होने पे आपको इक्वेशन को इस प्रकार से यूज करना होता है और फिर कौन से जीनोटाइप के लिए आप क्या यूज करेंगे वो आप थोड़ा सा यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हालांकि ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जब पहले पूछा गया तो हो सकता है कि आपको ऐसा दोबारा से भी कुछ पूछ ले, तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया रहना चाहिए। ठीक है। देखो इसमें आपके पास जो इक्वेशन आनी है ना वो चेंज हो रही है कि p प्लस q की पावर 4 करनी पड़ रही है आपको। तो जब आपके पास ये चारों कैपिटल A हैं तो इसका मतलब होता है कि p की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई q की पावर 0। तो q की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1 और आपके पास बचेगा p की पावर 4 ओनली। तो ये तो डिराइव होता है p की पावर 4 से कि एक कॉपी और ऐसी 4 कॉपी, तो अपन p स्क्वायर लेते हैं ना, तो ये p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई p स्क्वायर, तो वो तो वैसे ही है। सिमिलरली अगर आपके पास ये होते हैं तो ये भी ऐसे आ जाएगा q की पावर 4। तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपके पास यहाँ आती है कि इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको जो हमारा डिप्लॉयड वाला फॉर्मूला है वो हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप इसको कह दें कि भाई p की पावर 3 इंटू क्यू हो गया, या इसको कह दें कि p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर हो गया, या इसको हम कह दें कि p इंटू क्यू की पावर क्यूब हो गया। तो ये गलत हो जाते हैं, ये नहीं काम करेंगे यहाँ पे। तो इनके लिए आपको क्या लेना है वो आपने यहाँ देखा था कि जब आपके पास ये कैपिटल A3 है, एक स्मॉल a है, तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा
p की पावर 3 इंटू क्यू, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4 से, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यूज इसी प्रकार से आएंगे। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। जब यहाँ पे ये कंडीशन होती है तो आपको पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इतना ही करना होता है, लेकिन आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 6 से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और फिर आपके पास अगर तीनों पहले स्मॉल ए हैं, एक कैपिटल ए आ गया, राइट, तो इस कंडीशन के लिए आप इसको सेम वैल्यू उसी प्रकार से कर देंगे कि ए के लिए तो ओनली पी हो जाएगा, और तीन स्मॉल ए हैं उनके लिए क्यूब हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई आपको उसी प्रकार से 4 से करना पड़ता है। तो जैसे अपन छोटे क्लासेस में करते हैं ना, जो द्विघात समीकरण होते हैं उनको आप सोल्व करते हो, बस वही तरीका है कि आप उसको एक्सपेंड करोगे तो वो किस प्रकार से एक्सपेंड होते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ऐड करनी थी बस। ठीक है, अभी ठीक है गीतम? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि इन द फॉलोइंग डायग्राम सेगमेंट ए एंड सी, ये तो सेगमेंट ए है और ये सेगमेंट सी है, आर कॉपीज ऑफ 10 बेस पेयर रिपीट। तो यहाँ पे भी 10 बेस पेयर है, इसमें भी कितने बेस पेयर है? 10 बेस पेयर का रिपीट है, और यहाँ पर भी 10 बेस पेयर है। ओके, और ठीक है, फ्लैंकिंग ए यूनिक स्ट्रेच शोन एज बी, और यहाँ बीच में एक सेगमेंट है बी जो यूनिक है, यानी कि यहाँ की सीक्वेंस बाकी और जगह से मैच नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस 10 बेस पेयर का रिपीट है, और ये भी 10 बेस पेयर का रिपीट है, और ए की सीक्वेंस जो भी है और सी की सीक्वेंस जो भी है आर इन इन्वर्टेड ओरिएंटेशन। तो सीक्वेंस को हम बताते हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ रिपीट हमारा चालू हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये भी होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे जो भी सीक्वेंस है, यहाँ पे आप जी सी जो भी ले लिया आपने, रिपीट ले लिया आपने कुछ भी, तो 10 बेस पेयर का रिपीट है। ठीक है, ये केवल समझने के लिए यहाँ पे अपन जीसी ले रहे हैं, आप यहाँ पे कोई दूसरा रिपीट भी ले सकते हैं। और इस रिपीट का जो ओरिएंटेशन होगा कि ए वाले सेगमेंट में जो भी रिपीट है उसका इन्वर्टेड यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि जैसे आप इसको पढ़े कि जी 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 इस प्रकार से आ रहा, तो वैसे इधर भी इसको पढ़ेंगे तो इसी प्रकार से आएगा। तो हम कोई दूसरा भी ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ का सीक्वेंस और यहाँ का सीक्वेंस रिपीट है, एक दूसरे के रिपीट है, और रिपीट है उनको हम यहाँ पे एरो से दिखा भी रखा है। ठीक है, ये एरो रिपीट को बताते हैं, नॉर्मली हम इनको ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या बताया जा रहा है कि इंट्रामोलिकुलर मॉलिक्यूल जो भी लिया है या जो भी आपने सीक्वेंस लिया उसके अंदर होगा इंट्रामोलिकुलर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है बिटवीन ए एंड सी। तो हमारा सीक्वेंस यहां से लेकर के यहां तक एक ही था, इसमें 3 भाग हैं, ए बी और सी। ठीक है, और अब इंट्रामोलिकुलर रिकॉम्बिनेशन किन के बीच में हो रहा है? ए के और सी के बीच में हो रहा है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन में ए और सी भाग ले रहे हैं, राइट। तो जैसे आपके पास ये सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट, और यहाँ पे आपने कहा कि ये सीक्वेंस आपके पास ए है और ये सीक्वेंस हमारे पास सी है, राइट। और जब इनको आपस में रिकॉम्बिनेशन करना हो तो ये कुछ इस प्रकार से होंगे। यहाँ पे ए आपने ले लिया और यहाँ पे सी आ जाएगा, और बीच में जो रह गया वो बी रह जाएगा। इंट्रामोलिकुलर कब हो सकता है? तभी हो पाएगा यानी कि आपको इस सीक्वेंस को इस सीक्वेंस के साथ रिकॉम्बिनेशन में लाना है।
अगर बीच में से टुकड़ा होता तब तो आप इन दोनों को बराबर ले आते, लेकिन टुकड़ा तो है नहीं, बीच में तो बी आ गया ना, तो बी को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे राउंड करना पड़ेगा, फिर ए और सी सामने आ जाएंगे। ओके, और अब आप इनका क्या कराना चाहते हैं, क्रॉस ओवर कराना चाहते हैं, राइट, तो इनका क्रॉस ओवर हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा ऐसे देख सकते हैं कि दिस वन इज ए, और ए की सीक्वेंस क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब घूम करके हम क्या लगाना चाहते हैं, सी, घूम करके हम सी लगाना चाहते हैं, और सी की सीक्वेंस क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि जब ये किनारा 5 प्राइम है तो दूसरा किनारा 3 प्राइम ही होगा। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं इनको सिंप्लीफाई, कि अब इनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है कि इसके साथ में ये जाएगा और इसके साथ में ये जाएगा। तो आप इस प्रकार से क्रॉसओवर कराना चाहते हैं। तो क्रॉसओवर कराएंगे तो उसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे यहाँ की सीक्वेंस और यहाँ की सीक्वेंस ये एक्सचेंज हो जाएंगी, और बीच वाला सेगमेंट है वो 360 डिग्री घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा अगर एक्सचेंज होगा तो, राइट। तो लीड्स टू, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, राइट। तो द कंप्लीट रीजन एनकम्पासिंग, जिसमें कि इंक्लूड है ए टू सी विल बी इन्वर्टेड, कि क्या पूरा ही सेगमेंट इन्वर्ट हो जाएगा, ये तो नहीं होंगे, केवल क्रॉसओवर के अंदर अंदर जितना आएगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, वो घूम जाएगा, तो कंप्लीट रीजन इन्वर्ट नहीं होगा। ओनली ए एंड बी विल बी इन्वर्टेड, तो सी भी तो इन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉसओवर के अंदर इतना पार्ट गया था ये भी तो इन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे पूरा ए भी नहीं होगा, क्रॉसओवर जहां से हुआ उसके बाद वाला ही होगा, ये भी गलत है। ओनली बी विल बी इन्वर्टेड, यस ये बात सही है कि बी है वो पूरा इन्वर्ट हो जाएगा, और ओनली रीजन ए एंड सी विल बी इन्वर्टेड, ऐसा कैसे हो सकता है, बीच में बी लगा हुआ है, तो जब आप पूरे को घुमा रहे हो कट करके तो बी भी घूमेगा, तो ओनली गलत हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो जस्ट आपको सीक्वेंस को देखना था, और क्रॉसओवर कराएंगे तो फिर एक्सचेंज होगा, तो एक्सचेंज होगा तो वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना। बी कैसे इन्वर्ट होगा, ओके आप ऐसा लीजिए, राइट, ये है 5 to 3 और ये भी है 5 to 3, ठीक है। और अब आप यहाँ पे क्या लाना चाहते हैं, ये सी है ना और ये ए है, अब आप यहाँ पे सी लाना चाहते हैं, तो सी का ओरिएंटेशन देखो, सी का ओरिएंटेशन क्या होगा, यहाँ पे 3 प्राइम किनारा आएगा, तो ये 5 प्राइम किनारा है, यानी कि ये कैसा हो गया, ये घूम जाएगा ना इतना पार्ट, ये घूम करके इधर आएगा तभी तो इस प्रकार से सामने आएगा। और फिर आप एक्सचेंज कराना चाहते हैं, यानी कि इसको आपने यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से काट दिया, और फिर ये पार्ट आपके पास बच गया जिसमें बी इंक्लूड है, और फिर दूसरा कलर यूज करता हूँ, इसको उठा करके आप यहाँ पहुंचाएंगे और इसको उठा करके आप यहाँ पहुंचाएंगे, तो क्या ये घूम गया बी वाला, क्या बी वाला रोटेट हो गया, ठीक है ना, हाँ, तब हो पाएगा ये। अब जहाँ पे ये वाले सेगमेंट भी आपने घुमाए थे, लेकिन ये तो रिपीट थे, वो क्यों हुए थे भाई, यहाँ एरो इन्वर्टेड थे ना, तो घुमाया तो ये बराबर हो गए, अब इन्वर्टेड को घुमाएंगे करेंगे तो ये दोनों एरो तो सेम हो गए ना, और दोनों सेम ही सीक्वेंस थी, तो आपने जो काटा या एक्सचेंज में जो भी लिया वो का वही वहां जाएगा, जैसे इसको आप इससे एक्सचेंज करें या इसको इससे करें तो वो तो वही रह जाएगा ना, तो इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो इस पे पड़ जाएगा कि पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा, ओके ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका जो क्वेश्चन को समझने का तरीका है ना, या क्वेश्चन को हाथों हाथ डील करने का तरीका, वो थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, कि चीजें आपको फटाफट दिखे है ना, ऐसा लेवल आपको चाहिएगा। कोई बात नहीं, देखिए आप समझिए बात को। ए पेयर ऑफ एलील,
ठीक है, 2 एलील है ना, ए पेयर ऑफ एलील का मतलब 2 एलील सिस्टम है। ये बहुत जरूरी होता है कि आप लैंग्वेज को जैसे जैसे पढ़ो वैसे वैसे उसको सॉर्ट कर लो, और इतना सॉर्ट कर लो कि आप उसको आराम से हैंडल कर सको ना, ताकि क्वेश्चन की जो लेंथ होती है वो फिर आपको दिक्कत नहीं देगी। तो कोई जीन होगा, 2 एलील है तो एक जीन होगा ना। वो कंट्रोल करती है, कंट्रोल सीड साइज इन ए क्रॉप प्लांट। तो हमारे एलील क्या कर रहे हैं, सीड की साइज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और कैपिटल बी एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर बोल्ड सीड। तो कैपिटल बी से तो सीड बनता है बोल्ड, मोटा ना, और वो डोमिनेंट भी है ओवर स्मॉल बी कंट्रोलिंग द स्मॉल सीड। तो स्मॉल बी से स्मॉल सीड बनता है। तो एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, कैपिटल और स्मॉल से हम ऐसे ही यूज करते हैं जेनेटिक्स में, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, इनको ऐसे यूज भी कर लेंगे हम। एन एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट टू टेस्ट, कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हम चेक करना चाहते हैं इफ एन आइडेंटिफाइड डोमिनेंट डीएनए मार्कर। तो अब आपके पास कोई डीएनए मार्कर है और वो डोमिनेंट नेचर का है, यानी कि उसकी सिंगल कॉपी हो तो भी आप उसको पहचान लोगे। डोमिनेंट का मतलब सिंगल कॉपी होने पे भी आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, सिंगल कॉपी सफिशिएंट। डोमिनेंट उसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और ये कितना है, 5 किलो बेस पेयर का एक बैंड बनता है, ठीक है। इज लिंक्ड टू एलील्स। तो ये है सीड को कंट्रोल करने वाला लोकस, राइट, ये लोकस 1 है। और दूसरे लोकस के ऊपर कोई डीएनए सीक्वेंस है, और वो 5 किलो बेस पेयर की सीक्वेंस है जिसको हम मार्कर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई दूसरी जगह पे है, लोकस 2, राइट। और अभी आपस में कनेक्टेड है या नहीं, ठीक है ना, वेदर के टेस्ट इफ, ठीक है। तो लोकस 1 और लोकस 2 आपस में लिंक्ड हैं या नहीं है, ठीक है। इसका इसका आपको पता लगाना है कि ये लिंक्ड है या नहीं है, ये हम चेक करना चाहते हैं। तो मार्कर का कनेक्शन सीड साइज को कंट्रोल करने वाली एलील से है या नहीं, ठीक है, ये बात थी। तो आप क्या कर रहे थे, ए प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर द मार्कर। अब आपको हाथों हाथ काम करना है कि एक पौधा है जो मार्कर के लिए हेट्रोजाइगस है। तो मार्कर को कैपिटल एम मान लीजिए, और जिसमें मार्कर डिफेक्टिव है उसमें स्मॉल एम हो जाएगा। तो मार्कर डोमिनेंट है तो कैपिटल एम से आप डोमिनेंट ले सकते हैं, स्मॉल एम से वो रिसेसिव हो जाएगा। तो प्लांट कैसा है, हेट्रोजाइगस है फॉर द मार्कर। तो प्लांट की हालत कैसी होगी, कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है। एंड द एलील्स, तो ये लाइन आपको ऐसे यूज करनी है कि ए प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर मार्कर एंड द एलील्स। तो उसकी एलील की हालत कैसी है, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो वो एलील को लेकर और मार्कर को लेकर के कैसा हो गया, हेटेरो हो गया, ठीक है। वाज क्रॉस्ड, हमने उसका क्रॉस कराया टू ए स्मॉल सीडेड। दूसरा पौधा आपने कैसा लिया है, जिसमें स्मॉल सीड है। तो स्मॉल सीड तो तभी होंगे जब दोनों भी स्मॉल होंगे, ठीक है। प्लांट लैकिंग द 5 kb बैंड। तो देखिए लैकिंग द 5 kb बैंड का मतलब क्या हुआ कि उसमें 5 किलो बेस पेयर का बैंड नहीं बनता। नहीं बनता इसका मतलब उसमें एक भी कैपिटल एम की कॉपी नहीं होनी चाहिए, राइट। यानी कि उसमें दोनों कॉपी स्मॉल एम की होनी चाहिए। तो आप उसको कैसा लेंगे, जैसा हम टेस्ट क्रॉस में लेते हैं ये आपका पहला पेरेंट हो गया, ये दूसरा पेरेंट हो गया, ठीक है। और 100 प्रोजेनी आपने ऑब्टेन कर ली, आप इनका क्रॉस कराएंगे। दिस इज द कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एम स्मॉल एम, क्रॉस्ड बाय स्मॉल बी एंड स्मॉल एम। प्रोजेनी मिल जाएगी आपको। प्रोजेनी के अंदर 100 प्लांट्स हैं। From the cross were analyzed for the presence and absence of the DNA marker। ठीक है, चलो हम चलते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं कि इनकी प्रोजेनी में क्या क्या हो सकता है।
इनकी प्रोजेनी के अंदर जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, देखो इधर से जो गैमेट बनेगा उसमें तो स्मॉल बी और स्मॉल एम ही आना है, राइट। और इस साइड से अगर हम देखें तो ये कंडीशन कुछ ऐसी है कि कैपिटल बी स्मॉल बी, राइट, और कैपिटल एम स्मॉल एम, ओके। और अब यहाँ पे गैमेट जब बनेंगे तो एक ऑप्शन तो ये है कि क्रॉसओवर ना हो, तो कैपिटल बी के साथ कैपिटल एम आ जाएगा, ये वाला। दूसरा ऑप्शन ये है कि स्मॉल बी के साथ स्मॉल एम आ जाएगा, राइट। ये पेरेंटल है, दीज आर पेरेंटल। तीसरा कब हो सकता है, जब इनके बीच में क्रॉसओवर हो जाएगा। अगर इनके बीच में क्रॉसओवर होता है तो कैपिटल बी के साथ स्मॉल एम आ जाएगा, तो कैपिटल बी के साथ स्मॉल एम आ सकता है। और फोर्थ ऑप्शन के अंदर स्मॉल बी के साथ कैपिटल एम जा सकता है। तो पेरेंट वन से 4 प्रकार के गैमेट बन सकते हैं, राइट। दूसरी साइड से केवल एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे। अगर हम इनकी प्रोजेनी बनाएं, अगर हम एक गैमेट इधर से लें और एक ये लें, तो हमारी प्रोजेनी कैसे बनेगी, दिस विल बी कैपिटल बी, दूसरा स्मॉल बी आना है, कैपिटल एम, दूसरा स्मॉल एम आना है, राइट। इसका बनाएंगे तो दोनों स्मॉल बी और दोनों स्मॉल एम हो जाएंगे, ये पेरेंटल हो गए। तीसरे में देखिए, एक कैपिटल बी दूसरा स्मॉल बी और दोनों एम छोटे। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए, दोनों बी भी छोटे और दोनों एम भी छोटे, राइट। ये कंडीशन आ सकती है, ठीक है। इसमें हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी है, क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने ये लिया था। दूसरा प्लांट आपने लिया है लैकिंग द 5 kb बैंड, ठीक है, तो स्मॉल एम ही होंगे। और था स्मॉल सीडेड, ठीक है, ये होगा। हेट्रोजाइगस आपने लिया था, ठीक है, ओके। तो अगर हम टोटल प्रोजेनी ऐसी बनती है, तो यहाँ पे देखिए ये कितने बनेंगे 1/4, ये कितने बनेंगे 1/4, ये बनेंगे 1/4 और ये भी 1/4। अब यहाँ पे क्या था कि कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एम स्मॉल एम, राइट, ये यहाँ पे आपके पास है। और ऐसा कैसे हो सकता है, क्वेश्चन में कहीं आपने दिक्कत की है शायद हमने, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पैटर्न 2 बार कैसे आ चुका है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत। 1 सेकेंड, वन सेकेंड, ठीक है, ये कैपिटल एम आएगा ना, तभी दिक्कत हुई है। फोर्थ वाला इसमें एक कैपिटल एम है, हाँ तभी दिक्कत हुई है। तो ये सारे कितने हैं, बराबर हैं, इज इक्वल टू, यानी कि 25% है। हर एक फ्रैक्शन कितना है 25%, और उसमें 50% पेरेंटल है, 50% रिकॉम्बिनेंट है, ओके। अब आप इसको ऐसे देखें कि प्लांट विथ बोल्ड सीड, तो प्लांट विथ बोल्ड सीड का मतलब जिनमें एक कैपिटल बी तो आया ही है, ठीक है। और प्लांट विथ स्मॉल सीड, इसका मतलब दोनों स्मॉल बी है इसके अंदर, ठीक है। तो फिर दूसरी साइड से आप ये देखिए कि नंबर ऑफ प्रोजेनी शोविंग प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डीएनए मार्कर, राइट। तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डीएनए मार्कर, तो यहाँ पे डीएनए मार्कर प्रेजेंट है, तो मार्कर प्रेजेंट है इसका मतलब कम से कम एक कैपिटल एम उसके अंदर है। मार्कर अब्सेंट है इसका मतलब दोनों एम स्मॉल है। ऐसे ही मार्कर प्रेजेंट है तो कैपिटल एम प्रेजेंट है, और मार्कर अब्सेंट है तो दोनों एम स्मॉल है, राइट। तो बोल्ड है या स्मॉल है, वहां से आपके पास ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और मार्कर है या नहीं, उसको आप यहां से प्रेजेंट अब्सेंट से निकाल लेंगे, इस प्रकार से।
ओके, अब देखिए इनके बारे में कि ये जो होना चाहिए उसमें एक कैपिटल बी हो और एक कैपिटल एम हो, ये ऐसा है। इसकी बात करें तो इसमें एक कैपिटल बी हो और लेकिन दोनों एम स्मॉल हो, इसमें दोनों बी स्मॉल हो, एक कैपिटल एम हो, और इसमें दोनों बी भी स्मॉल हो और दोनों एम भी स्मॉल हो, राइट। तो सेम यही चीजें हमारे पास हैं। ओके, जब प्रोजेनी हो आपके पास 100 की, तो टोटल प्रोजेनी जब 100 हो तो इनकी वैल्यू आनी चाहिए थी 25, 25, 25 एंड 25, राइट। लेकिन वैल्यू थोड़ी सी अलग आ रही है, वैल्यू थोड़ी सी अलग आ रही है। 25 की जगह 22 है, 23 है, 27 है एंड 28 है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी हमारी, दीज आर एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड दीज आर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। तो जेनेटिक्स में हमें पता है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ी बहुत अलग आ सकती हैं। तो डेविएशन भी कोई ज्यादा डेविएशन नहीं है, जैसे यहाँ पे केवल 3 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का है। तो डेविएशन भी है लेकिन डेविएशन कोई एक्सट्रीम डेविएशन नहीं है, यानी कि इस डेविएशन को हम डेविएशन बाय चांस आ गया, इससे द्वारा हम सेटिस्फाई भी कर सकते हैं अगर काई स्क्वायर वगैरह निकालें तो, ठीक है। लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम आइडिया लगा सकते हैं कि वैल्यू कोई ज्यादा डिफरेंस वाली नहीं है, लगभग उतनी सी है। ओके, अब हम इसके कंक्लूजन्स की तरफ चलते हैं कि बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट, ठीक है। ओके, देखिए द डीएनए मार्कर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब सीड साइज का। तो क्या सीड वाला लोकस और मार्कर का आपस में कनेक्शन है, क्या वो लिंक्ड है या नहीं है? यस और नो? क्या आंसर है इसका? लिंक्ड है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों कह रहे हो ऐसा? रिकॉम्बिनेंट तभी बन सकते हैं क्योंकि बिना क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेंट नहीं बन सकता। तो क्रॉसओवर हुआ है ना, क्रॉसओवर हुआ है इसका मतलब जीन लिंक्ड नहीं है। जीन लिंक्ड नहीं है तो वो क्या करेंगे? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, इसका रास्ता अपना है, इसका रास्ता अपना है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं, ये बात सही है, राइट। आगे चलिए, द 5 kb बैंड इज लिंक्ड टू द एलील बी यानी कि 5 kb बैंड कैपिटल बी से लिंक्ड है। मीन ये कह रहा है कि जहां जहां कैपिटल बी जाए वहां वहां कैपिटल एम ज्यादा गया है, ऐसा है क्या? ज्यादा कहा गया, हर बार 25% लगभग बराबर सा ही है ना, तो इनका नंबर कहीं बहुत ज्यादा आ जाता। जैसे ये कौन है? बोल्ड सीड विथ मार्कर, तो बोल्ड सीड विथ मार्कर प्रेजेंट, अगर ये नंबर कोई बहुत बड़ा हो जाता, देखो यहाँ पे तो 25 से कम ही है, राइट। तो देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा डेविएशन था भी नहीं, और अगर इनमें अगर यहाँ पे हमारा ये लिंकेज होता, ज्यादा बार साथ जाते, इसका मतलब अगर ये लिंक्ड होते तो बाकी जो रिकॉम्बिनेंट थे वो कम बनने चाहिए थे, लेकिन रिकॉम्बिनेंट भी लगभग उतने 25% के बराबर बन रहे हैं, तो लिंक तो नहीं है। ऐसे ही आप किसी स्मॉल बी के साथ भी इसको लिंक नहीं कर सकते। लिंक्ड होता तो जिनमें लिंक होता उनका नंबर बहुत ज्यादा आता और बाकी का नंबर कम आता, लेकिन सबका 25% के बराबर आ रहा है, तो ये चीजें गलत है। और डीएनए मार्कर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विथ बोल्ड सीड, कि कैपिटल बी के साथ तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट लिंक्ड विद द स्मॉल सीड, लेकिन स्मॉल सीड के साथ वो कनेक्टेड है, तो ना तो वो कैपिटल बी से कनेक्ट है ना वो स्मॉल बी से कनेक्ट है। आप कह रहे हैं कि वो तो इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैल्यूज 25% के लगभग आसपास ही है, राइट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही रह जाएगा। क्लियर?
अब देखो, आपको यहाँ पे एक दूसरी बात और समझनी है। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था और आप इस लैंग्वेज को पढ़ के यहाँ पहुंच जाते, राइट। और यहाँ पहुंचने के बाद में इसको आप इग्नोर कर देते कि इसका कंट्रीब्यूशन फिनोटाइप में फर्क ही नहीं डालेगा, और फिर इसके अकॉर्डिंग जो गैमेट बनते हैं वो चारों गैमेट आपको विजुअलाइज हो जाते हैं, आपको दिख जाते हैं कि ये 4 कंडीशन हो सकती हैं, राइट। और इन 4 में ये 2 नया है कि बोल्ड हो लेकिन मार्कर ना हो, और स्मॉल हो लेकिन मार्कर हो। तो इनको आप यहाँ देख लेते, इस टेबल में ये जो वैल्यूज दी हुई थी इसमें आप देख लेते। और फिर पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट के बीच में अगर बहुत बड़ा अंतर है कि पेरेंटल ज्यादा हो रिकॉम्बिनेंट कम हो, तब तो कोई लिंकेज की पॉसिबिलिटी होती भी। तो वैल्यूज तो हमारी लगभग 25% के बराबर आ रही हैं सारी की सारी। इसका मतलब जब भी गैमेट बने रिकॉम्बिनेशन भी बराबर बार हुआ है, यानी कि 50% टाइम रिकॉम्बिनेशन हुआ, 50% टाइम नहीं हुआ। तो आधी बार हुआ है और आधी बार नहीं हुआ, यानी कि रिकॉम्बिनेशन होने की संभावनाएं और नहीं होने की संभावनाएं बराबर हैं। इसको हम 50% रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये लगता है कि इंडिपेंडेंट सॉर्ट हुए हैं, लिंकेज का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फटाफट आप इसको कर सकते थे, ठीक है। पुनित, ठीक है ना। वैसे भी आप पूरा क्वेश्चन भी सोल्व करना और फिर उसके शॉर्टकट ढूंढा करो कि इस काम को जल्दी करने का या काम को शॉर्ट में करने का या रैपिडली इस पे जाने का तरीका क्या हो सकता है या कहाँ जाना होता है, ठीक है ना। ऐसे भी सोचा करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो, ये एक रिपीटेड सेक्शन है कि जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन के हमने 2 टाइप पढ़े थे, पारासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। पेरिसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है और पारा के अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता है। और फिर इनका जो मियोटिक बिहेवियर है वो अलग अलग प्रकार का आता है, और जो गैमेट्स बनते हैं उनमें वेरिएशन होता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही जगह पे हमें क्या मिलता है, म्यूटेशन मिलते हैं कि वाइल्ड टाइप से कुछ अलग बन जाता है, म्यूटेशंस होते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेज हैं क्रोमोसोम के अंदर, जो स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं उनको कोज करने का एक तरीका होता है इन्वर्जन, ठीक है। जैसे डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, ये तरीके हमने जो स्ट्रक्चरल चेंजेज है क्रोमोसोम के उनमें हमने डिस्कस किए थे। तो सबसे पहला तो यही काम होता है कि आप इस पिक्चर को देख करके डिसाइड कीजिए कि ये पारासेंट्रिक है या ये पेरिसेंट्रिक है। मीन सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है या नहीं है। काम क्या होता है कि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है या नहीं है, हमें ये देखना होता है, राइट। देखो, ये क्रोमोसोम फर्स्ट है पेयर का, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग जो कर रहे हैं उसमें दूसरा मेंबर है। तो दोनों क्रोमोसोम आपको इसी प्रकार से दिखाए जाते हैं। बस आपको देखना होता है कि सेंट्रोमियर है या नहीं है ना, ऐसे आपको जज करना होता है। इसको देखिए, A B C D E F एंड G, तो ये कुछ ऐसा है, A B C D E F एंड G, और सेंट्रोमियर की पोजीशन है C एंड D के बीच में, C एंड D के बीच में, ओके। अब सेकंड को देखिए, सेकंड है A B, उसके बाद में F E D C G, राइट। तो आपको मिल रहा था A B F E D C एंड G, और सेंट्रोमियर तो वही है D एंड C के बीच में, D एंड C के बीच में। तो ऐसा कब हो सकता है,
ऐसा तभी हो सकता है कि यहाँ का जो सेगमेंट था डी से लेकर के एफ तक का, ये 360 डिग्री रोटेट हो गया है कि ये इधर पहुंच गया है और सी उधर पहुंच गया है। तो हमें इस प्रकार से मिल रहा है और सेंट्रोमियर हमारा इसमें इंक्लूड है। तो दिस इज ए मैटर ऑफ पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। तो पहला काम था कि आप डिसाइड कर लीजिए कि ये पैरासेंट्रिक है या पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन है, और फिर आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए कि जब ये क्रॉसओवर दिखा रखा है, जब ये क्रॉसओवर होगा तो फिर ये किस प्रकार से क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं और इनके रिजल्ट या जो गैमेट्स बनते हैं उनकी हालत क्या होती है, वो हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ हम देखते हैं कि द रिजल्टिंग गैमेट्स, इनमें आपको गैमेट ही बताने होते हैं, इसमें और कोई इशू पूछा भी नहीं जाता है। पहला जो स्टेटमेंट था कि द क्रोमोसोम हैविंग नॉर्मल जीन सीक्वेंस, कि क्या नॉर्मल सीक्वेंस वाले बनेंगे। तो जो पहला क्रोमेटिड है इसके अंदर ये फर्स्ट क्रोमेटिड है और ये नीचे वाला सेकंड क्रोमेटिड है, ऐसे इसमें ये थर्ड ले सकते हो और ये फोर्थ ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार से पिक्चर आप ऐसे दिखा सकते हैं जिसमें 1 और 2 क्रोमेटिड है और यहाँ पे 3 और 4 है। तो फर्स्ट वाला जो गैमेट बनेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे नॉर्मल जीन ही होते हैं, तो ये सही बात है। द क्रोमोसोम हैविंग इन्वर्टेड जीन सीक्वेंस, तो इन्वर्टेड जीन वाला फोर्थ वाला होता है जिसमें ये घुमा हुआ है इन्वर्टेड, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये इन्वर्टेड है। तो क्रोमेटिड फर्स्ट से नॉर्मल बनता है, क्रोमेटिड 4 से इन्वर्टेड बनता है, ये दोनों बातें सही है, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट चलिए, ए डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें 2 सेंट्रोमियर आ जाए विथ डुप्लीकेशन एंड डिलीशन, तो ये जो बनता है ये पैरासेंट्रिक में बनता है, यहाँ नहीं बनता। तो पैरासेंट्रिक में बनता है, यहाँ का मैटर नहीं है, ये रॉन्ग है। फिर था कि जब एक डाइसेंट्रिक बनता है तो एक में सेंट्रोमियर नहीं होता है, तो एक एसेंट्रिक भी बनता है और एसेंट्रिक भी यही बनता है पारा में। तो अगर आपको ये पारा और पेरी का डिफरेंस नहीं पता होता है तो आप ऐसे गलतियां कर सकते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि डाइसेंट्रिक ब्रिज एंड एसेंट्रिक, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पारा में आपको ध्यान रखना है कि डाइसेंट्रिक ब्रिज बनता है और एक एसेंट्रिक बनता है, और जो एसेंट्रिक बनता है वो बाद में लॉस्ट होने की संभावना रहती है, ये भी आप वहां पे अप्लाई करते हैं। फिर ई में आपको बताया गया था कि द क्रोमोसोम हैविंग डुप्लीकेशन एंड डिलीशन, यस, ये सेकंड एंड थर्ड के रिजल्ट होते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो सी एंड डी नहीं हो सकते, राइट। तो सी एंड डी, सी एंड डी, सी एंड डी, अगर आप ओनली आपको ये पता था कि ये डाइसेंट्रिक एसेंट्रिक पारा में बनते हैं, पेरी में नहीं बनते हैं, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थ्री सोमेटिक हाइब्रिड सेल लाइंस हमें दी हुई है, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड, ठीक है। हैव बीन स्कोर्ड, हमने उनका पता लगाया फॉर द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 से लेकर के 8 तक, कि जब हम सेल लाइंस क्रिएट करते हैं, हाइब्रिड सेल लाइंस क्रिएट करते हैं, तो हमने वहां पे देखा था कि सेलेक्टिव एलिमिनेशन होता है, सेलेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। सेलेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम का मतलब ये था कि अलग अलग जो सेल लाइन होती है, तो किसी सेल लाइन में कोई सा क्रोमोसोम अब्सेंट होता है, किसी में कोई सा क्रोमोसोम अब्सेंट हो जाता है, तो एलिमिनेशन अब्सेंट के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। तो हमने टोटल यहाँ पे 8 क्रोमोसोम लिए हैं, 1 से लेकर के 8 क्रोमोसोम हमने लिए, और
अगर हम सेल लाइन एक्स की बात करते हैं तो उसमें 5, 6, 7, 8 एब्सेंट है, राइट। ऐसे क्रोमोसोम वाई की बात करते हैं तो उसमें थर्ड और फोर्थ क्रोमोसोम नहीं है और 7 और 8 वाला नहीं है। अगर हम सेल लाइन जेड की बात करते हैं तो उसमें सेकंड नहीं है, फोर्थ नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, राइट। तो 3 सेल लाइन आ गई हैं और 3 सेल लाइन के अंदर सब में डिफरेंशियल है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कौन से, किसी में कौन से, ऐसे अलग अलग क्रोमोसोम्स वो मिसिंग है, एलिमिनेट है, राइट। तो अगर सब में एक जैसा ही होता तो फिर सारी सेल लाइन एक जैसी हो जाती ना। तो जब एक्स वाई जेड हमने बताया है तो इसका मतलब उनमें एलिमिनेशन भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का है, ओके। और एज वेल एज साथ में और क्या आपको दिखाया गया फॉर देयर एबिलिटी, कि कौन सी सेल लाइन में प्रोडक्ट बनता है या नहीं बनता, टू प्रोड्यूस द हाइपोथेटिकल जीन प्रोडक्ट ए बी सी डी। तो ए एक कंपाउंड है, बी एक कंपाउंड है, सी एक कंपाउंड है और डी एक कंपाउंड है। दीज आर द प्रोडक्ट, दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो कौन सी सेल लाइन में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं या नहीं बनते वो प्रेजेंट अब्सेंट से दिखा रखा है, राइट। तो अब आपको जो काम करना होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज मोस्ट एप्रोप्रिएटली असाइंड क्रोमोसोम फॉर ईच ऑफ द गिवन जीन। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली किसी जीन का एक्सप्रेशन होता होगा, कि कोई जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उससे कोई प्रोटीन बनती होगी, या तो आप उस प्रोटीन को प्रोडक्ट बोल रहे हो, या वो कुछ कोई बायोकेमिकल पाथवे में काम करता होगा तो वहां कुछ बनता होगा। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट जीन प्रोडक्ट ही है, यानी कि एबीसी क्या है, प्रोटीन है। तो अगर प्रोटीन बन रही है इसका मतलब वो वाला जीन है वहां पे। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन से क्रोमोसोम पे, हमें बताना है कि कौन से क्रोमोसोम पे है वो जीन। और ऐसे ही आते हैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। तो आप इनको चेक कर सकते हैं, ये काफी इजी सा वर्क होता है, ओके। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो प्रोटीन ए है, प्रोटीन ए केवल यहां बन रहा है, सेल लाइन वाई एंड जेड में बन रहा है। और सेल लाइन वाई एंड जेड में बन रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे क्रोमोसोम है जो दोनों सेल लाइन में प्रेजेंट है। एक तो क्रोमोसोम 1 है जो दोनों में प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम 5 है जो दोनों में प्रेजेंट है, राइट। तो ए का जो कनेक्शन है, प्रोडक्ट ए का जो कनेक्शन है वो या तो क्रोमोसोम नंबर 1 से होना चाहिए या क्रोमोसोम नंबर 5 से होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि हमारा जो प्रोडक्ट बी है वो बन रहा है एक्स में और जेड में, तो प्रोडक्ट बी है वो किस में बन रहा है, एक्स एंड जेड में। तो इस बार आपको जो हालत चेक करनी है वो एक्स और जेड में कॉमन कौन है उसके रिगार्डिंग करनी है। तो देखिए एक्स और जेड में क्रोमोसोम 1 भी प्रेजेंट है दोनों में, तो 1 भी है दोनों में, और सेकंड तो नहीं है, एक थर्ड है जो दोनों में प्रेजेंट है। तो ये जीन हमारा थर्ड पे भी हो सकता है, फोर्थ तो है नहीं, फिफ्थ भी नहीं है, सिक्स्थ भी नहीं है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 या क्रोमोसोम नंबर थर्ड पे हो सकता है। इसके बाद में प्रोडक्ट सी को देख लीजिए। प्रोडक्ट सी किसी भी सेल लाइन में नहीं बनता, राइट। तो किसी भी सेल लाइन में नहीं बनता, इसका मतलब सी जिस जीन से बनता है या सी को बनाने वाला जो जीन है वो इनमें से किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है, अदरवाइज तो उसके अंदर ये बनता, राइट, ठीक है। और ऐसे अगर हम डी की बात करें तो डी जो हमारा प्रोडक्ट है वो तीनों सेल लाइन में बन रहा है, यानी कि ये वो क्रोमोसोम होना चाहिए जो तीनों सेल लाइन में कॉमन है, तो वो केवल क्रोमोसोम नंबर 1 है। तो 100% जो प्रोडक्ट डी है उसका कनेक्शन क्रोमोसोम नंबर 1 से है, राइट। तो डी क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे होना चाहिए। तो डी अगर फर्स्ट पे है तो बी नहीं हो सकता फर्स्ट पे,
और ए नहीं हो सकता, यानी कि अब ए के लिए आपके पास क्या बचा, क्रोमोसोम नंबर 5 बचा। बी के लिए आपके पास क्या बचा, क्रोमोसोम नंबर 3 बचा। सी के लिए आप अभी कुछ नहीं कह सकते कि इनमें से किसी पे भी नहीं है जीन, राइट। और डी आपके पास आ गया क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट वाला। ओके, अब आप इनको चेक कर सकते हैं कि जीन ए ऑन क्रोमोसोम नंबर 5, जीन ए ऑन क्रोमोसोम नंबर 5, ठीक है। जीन बी ऑन क्रोमोसोम नंबर 3, जीन बी ऑन क्रोमोसोम नंबर 3, ठीक है। जीन सी ऑन क्रोमोसोम नंबर 8, इसके लिए उसने 8 बोला है, ठीक है। एंड जीन डी ऑन क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, ये भी सही है। अब आप 8 वाली बात को चेक करो कि क्या आप ऐसा डिसाइड कर सकते हो, चेक कर लीजिए इसको। ये कि आपको क्या कहना चाह रहा था कि सी किसी भी सेल लाइन में नहीं बन रहा, सेल लाइन कोई सी भी नहीं है जिसमें सी प्रोडक्ट बन रहा है। और क्रोमोसोम नंबर 8 एक ऐसा क्रोमोसोम है जो किसी भी सेल लाइन में है भी नहीं। बाकी क्रोमोसोम देखिए, ये सब में है, ये इन दो में है, ये इन दो में है, ये इसमें है, ये इन दो में था। बाकी क्रोमोसोम तो किसी ना किसी सेल लाइन में प्रेजेंट है, उसमें प्रोडक्ट बन ही रहा है। तो किसी भी सेल लाइन में प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा, किसी भी सेल लाइन में नहीं बन रहा है। और ये क्रोमोसोम भी एक ऐसा है जो किसी भी सेल लाइन में प्रेजेंट भी नहीं है। तो यहां से एक पॉसिबिलिटी है कि क्रोमोसोम नंबर 8 का कनेक्शन इससे हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ऐसा ही आप यूज करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि क्रोमोसोम नंबर और भी हो, ठीक है, वो एलिमिनेट हो गए हो, तो ये भी हम ले सकते हैं, राइट। तो इट इज पॉसिबल कि जो क्रोमोसोम नहीं है तो उसका प्रोडक्ट किसी में नहीं है, तो वो उससे जुड़ा हो सकता है जो क्रोमोसोम किसी में नहीं है। तो ये आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, राइट। बाकी ऑप्शन पे देखेंगे तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए, जीन ए ऑन 5 ये तो सही था, बी ऑन 3 ओनली, तो आप तो डी का भी तो बता सकते हो। तो केवल इतना ही बता सकते हैं कि हम इतना ही असाइन कर सकते हैं, बाकी नहीं बता सकते, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। डी ऑन 8 ये तो किसी हाल में नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। ए ऑन 5 ठीक है, बी ऑन 3 ये भी ठीक है, एंड डी ऑन फर्स्ट ठीक है। लेकिन आप सी को भी असाइन कर सकते हैं कि वो किसी में नहीं है, तो वो इस पे हो जाए कि ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से आपको इक्वेशन करने होते हैं। और ज्यादा ज्यादा जो इश्यू था वो केवल यही तो था कि ऐसे इक्वेशन में आपको ये तो ऐसा पार्ट है जो आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, इनको तो कैंसिल ही करना होता था, आपको तो केवल इनके बारे में सोचना था बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि फॉलोइंग टेबल समराइजेज द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूरोस्पोरा क्रासा। ठीक है, तो न्यूरोस्पोरा को हम यूज करते हैं हैप्लॉइड मैपिंग के लिए। और हैप्लॉइड मैपिंग में हमारे पास 2 प्रकार के फंगस होते हैं। एक अनऑर्डर्ड होता है जिसमें हम यीस्ट को यूज करते हैं, और एक हमारे पास ऑर्डर्ड स्पोर वाला होता है जिसमें हम न्यूरोस्पोरा को यूज करते हैं। ये दोनों ही मेंबर एस्कोमाइसीट के होते हैं, ये दोनों ही एस्कोमाइसीट फंगस हैं। और एस्कोमाइसीट के अंदर जब एस्कस बनता है तो उसमें 8 एस्कोस्पोर बनते हैं, 8 स्पोर बनते हैं। अगर वो सारे स्पोर एक थैले में रहते हैं तो इनका ऑर्डर हमें पता नहीं होता, वो अनऑर्डर्ड होता है। अगर एस्कस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है तो उसमें वो ऑर्डर में रहते हैं, तो ये मैटर ऑर्डर्ड स्पोर का रहता है। ठीक है, तो हैप्लॉइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें मैपिंग का एक तरीका होता है कि आप ऑर्डर्ड मैपिंग और अनऑर्डर्ड मैपिंग इनका सहारा ले सकते हैं। तो जब आपको बता दिया कि ये न्यूरोस्पोरा का एग्जाम्पल है, तो आपको ऑर्डर्ड
मैपिंग के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये वाला पैटर्न यूज करना है। ठीक है, ठीक है। अब वहां पे देखते हैं आपको क्या करना था। हैविंग द एलील कैपिटल डी एंड स्मॉल डी रेस्पेक्टिवली, तो इसमें आपने कोई जीन लिया है और उस जीन की दो एलील है, एक कैपिटल डी है और एक स्मॉल डी है, ठीक है। द टेबल शोज द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ऑक्टाड, जो 8 स्पोर बनते हैं ना, इनको ऑक्टाड बोलते हैं, अष्टक, ठीक है। तो अरेंजमेंट उनका दिखा रखा है और नंबर ऑफ एस्कस ऑब्जर्व ऑफ ईच टाइप, तो नंबर ऑफ एस्कस कितने हैं, 115, 125 ऐसे ये आपको नंबर दिखा रखा है। तो ये हमारे पास ऑक्टाड थे, ये ऑक्टाड के टाइप्स हैं, इन प्रकार के ऑक्टाड्स हैं। तो इनमें आपको जो काम करना होता है कि आपको एक रेशियो रिकॉग्नाइज करना होता है, कि हमें एक रेशियो रिकॉग्नाइज करना होता है। अगर रेशियो हमारा 4:4 आता है तो ये फेस डिवीजन सेग्रीगेशन को बताता है। अगर रेशियो हमारा 2:2:2:2 आता है तो ये सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन को बताता है, या 2:4:2 आता है तो ये सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन को बताते हैं, राइट। और रेशियो कैसे देखते हैं वो भी आपने समझा था कि हम स्टार्टिंग से, जैसे ये पहला स्पोर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये 8वां स्पोर को आपको ऐसे देखना होता है। तो यहाँ देखिए 4 स्पोर में स्मॉल डी आई है और अगले 4 में कैपिटल डी आई है, राइट। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो पहले 4 में कैपिटल डी है, पहले 4 में स्मॉल डी है। तो ये रेशियो 4:4 है, ये भी 4:4 वाला पैटर्न है और ये भी 4:4 वाला पैटर्न है। आगे चलिए, यहाँ पे 2 कैपिटल डी, फिर 2 स्मॉल डी, फिर 2 कैपिटल डी, फिर 2 स्मॉल डी, यानी कि 2:2, ये क्या हो गया, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन को बता रहा है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे भी 2, 2, 2 एंड 2, यानी कि ये भी कौन है, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन का रिजल्ट है। यहाँ पे 2 हैं और फिर 4 हैं एक जैसे, और फिर 2 हैं, तो ये ऐसा पैटर्न आ गया। तो ये भी क्या होता है, ये दोनों सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन होते हैं, तो दिस इज अगेन सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन। ये 2 है, देन ये 4 है और ये 2 है, तो ये भी क्या है, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन। तो पहला काम होता था कि आप डिसाइड करो कि काम कैसे करना है, राइट। उसके बाद में काम होता है कि आप इंफॉर्मेशन को चेक कीजिए और रेशियो पता लगाओ कि रेशियो 4:4 आ रहा है या इनमें से कोई सा आ रहा है। 4:4 आ रहा है तो वो एफडीएस है, ये फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन है, ये भी फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन है, और ये बाकी सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन थे। ओके, ये आपने इस प्रकार से निकाल लिया, ठीक है। अब हम आगे का पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। बेस्ड ऑन द अबव फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द फर्स्ट 2 कॉलम्स, फर्स्ट 2 कॉलम्स का मतलब ये दो, फर्स्ट 2 कॉलम्स आर फ्रॉम मियोसिस विथ नो क्रॉसओवर बिटवीन लोकस डी एंड सेंट्रोमियर। क्योंकि जब हम ऑर्डर्ड स्पोर या न्यूरोस्पोरा का मैटर सोल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास जो मैपिंग आती है वो हमें ये बताती है कि जीन और सेंट्रोमियर के बीच में क्रॉसओवर हुआ या नहीं हुआ। तो जो आपका एफडीएस का मैटर है या एसडीएस का मैटर है, ये हमें बताता है कि जो भी आपने जीन लिया, तो आपने यहाँ पे जीन लिया कि यहाँ पे स्मॉल डी है, कैपिटल डी, ये तो एलील थे उसके, तो जीन हमने यही ले रखा है। और दूसरा होता है सेंट्रोमियर, तो जीन और सेंट्रोमियर के बीच की जो दूरी होती है वो हम यहाँ से पता लगाते हैं। तो क्रॉसओवर किन के बीच में होता है, जीन और सेंट्रोमियर के बीच में। तो क्रॉसओवर बिटवीन लोकस डी एंड दिस विल बी सेंट्रोमियर, ठीक है। The patterns for these 2 columns represent, ये क्या बताते हैं, ये फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन बता रहे हैं। तो
तो दिस इज फैस्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, FDS आ जाएगा यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन द लोकस D एंड द सेंट्रोमियर, तो लोकस और सेंट्रोमियर के बीच की दूरी कितनी है वो आपको कैलकुलेट करनी होती है, ये हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो कैलकुलेट करने के लिए आप SDS को यूज करते हो। तो SDS आपके पास है 14, 16, 17 एंड 13। ये आपके पास है 14, 16, 17 और 13। तो ये आपके ये हो जाएंगे 30 और ये हो जाएंगे 30, यानी कि दीज आर 60, राइट। और फिर आपको इसका जो नंबर लेना होता है वो नंबर करते हैं आप इसका हाफ, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 300, तो दिस विल बी 1/10 यानी कि 0.1, और इसका मतलब होता है 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो जब आप मैप यूनिट बताते हो तो वो 10% आ जाएगी, यानी कि एक सीक्वेंस है, आपको काम एक तरीके से करना होता है। ये वाला काम था, रेशियो का वर्क था, SDS आपके काम आएंगे, वो सेलेक्ट करने थे, और फिर आप उनको यूज कैसे करते हैं कि आप उनका हाफ नंबर यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो पैटर्न है इसके क्वेश्चन भी काफी पेपर में रहे हुए हैं, रिपीट होते हैं, ये भी रिपीटेड सेक्शन है, बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ के भी। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अलका क्या आप बता पाएंगे कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है? ट्रांसलोकेशन से है, क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन किया था वो इन्वर्जन से था। इन्वर्जन से भी स्ट्रक्चरल म्यूटेशन होते हैं और ट्रांसलोकेशन से भी होते हैं। ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन में क्या अंतर है? शशिकला, तो 180 डिग्री नहीं, 180 डिग्री, हाँ ठीक है ठीक है। और ट्रांसलोकेशन में अलका तुम बताओगे? आप लोगों को लग रहा है कि आपको पता नहीं है? साहिन, नहीं, संगीता, क्या बात, क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर आपका। यही अंतर था, अंतर यही था। इन्वर्जन में और ट्रांसलोकेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन्वर्जन ऐसे होता, देखो आपने कहा कि ये हमारे पास कोई क्रोमोसोम है, आपने इसमें 2 कट लगाए और आपने इसको 180 डिग्री घुमा के वापस लगा दिया, ठीक है। ट्रांसलोकेशन इससे बहुत अलग है। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, ये क्रोमोसोम नंबर दूसरा है। जैसे ये 8वां क्रोमोसोम ले लिया,
ये 12वां क्रोमोसोम है, दो अलग अलग क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस नहीं है आपस में। इसका सेगमेंट इसके किसी दूसरे सेगमेंट के साथ एक्सचेंज होता है, इसकी जगह पे ये जाता है और ये इसकी जगह पे जाता है। दिस इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, दिस इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो ये यहाँ पे केवल एक ही क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होगा कितना, एक, यानी कि मेंबर कितने होंगे, दो। और यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होंगे दो, डबल होंगे ना, एक इसका पेयर होगा कि दो 8-8 वाले और दो 12-12 नंबर वाले, राइट। यहाँ पे दोनों ही, जैसे मान लो ये 8वां क्रोमोसोम है तो दोनों ही 8-8 वाले हैं बस। तो ये थोड़ा सा अंतर है, यानी कि वहां तो आपको एक ही क्रोमोसोम थे दो, उनके बीच में होमोलॉगी होती है, बस उनको सेट करना होता था कि हम कैसे घुमाएं, लूप कैसा बनाएं, वो मैटर था। यहाँ पे क्रोमोसोम ही दो हैं, एक 8 नंबर वाले की दो कॉपी आपके पास आ रखी है और एक 12 नंबर वाले के पास आ रखी है। अब फिर 8 वाले का कुछ भाग 12 वाले के पास चला गया और 12 वाले का कुछ 8 वाले के पास चला गया। तो अब मैचिंग में इश्यूज आ रखे हैं कि 8 वाला 8 वाले से भी मैचिंग करेगा और इसका कुछ भाग 12 वाले के पास है, उससे भी मैचिंग करानी पड़ेगी आपको। ऐसे ही 12 नंबर वाला 12 से भी करेगा, इसका कुछ भाग 8 के साथ एक्सचेंज हो गया तो ये उससे भी करेगा। तो स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग बनती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट बनती है, और स्ट्रक्चर यही बनती है जो आपको यहाँ दी हुई है, राइट। इसमें देखेंगे कि ABCDEFG ये एक अलग क्रोमोसोम है, और ऐसे ही ABCD ये कुछ अलग था, ये से मैच हो रहा है, लेकिन 5, 6, 7, 8 इसमें कहां से आ गया, वो किसी दूसरे का है। 5, 6, 7, 8 किसी दूसरे का है। ऐसे यहाँ पे 4, 3, 2, 1 दूसरे का है और ये पहले का है, राइट। और ये पूरा पहला है। तो ये क्रोमेटिड फर्स्ट, ये क्रोमेटिड सेकंड, दूसरा पेयर का मेंबर, और ये वो है जिनके बीच में एक्सचेंज हो गया, ये भी एक्सचेंज वाला है और ये भी एक्सचेंज वाला है। तो अरेंजमेंट फॉर द मैक्सिमम बेस पेयरिंग, तो बेस पेयरिंग को मैक्सिमाइज करना एक टारगेट है, और उसको करने के लिए ही आपने कहा कि लूप बनते हैं, ठीक है। एडिशन होता है तो भी लूप बनता है, डिलीशन होता है तो भी लूप बनता है, इन्वर्जन होता है तो भी लूप बनता है, और जब ट्रांसलोकेशन होता है तो एक क्रॉस सैप डिजाइन बनती है, तो एक क्रॉस सैप डिजाइन बनती है, राइट। फिर इसके सॉल्यूशन है कि जब एक्सचेंज होंगे, ये जब एक्सचेंज होने के बाद में पेयरिंग करते हैं तो फिर इनको रिजोल्व होना होता है। पहले तो पास आके पेयरिंग करते हैं, फिर वो उनको वापस हटना होता है, तो उनको रिजोल्व होना होता है। तो रिजोल्वेज काम करता है, यानी कि क्रॉसओवर होने के बाद में वापस से सेपरेट होते हैं। तो सेपरेट होने के तरीके होते हैं, वो आपने पढ़े थे कि अल्टरनेट हो सकता है, एडजेसेंट 1 हो सकता है, एडजेसेंट 2 हो सकता है। शशिकला ने बताया था कि जो अल्टरनेट वाला है उससे वायबल बनते हैं, बाकी से नहीं बनते। तो वो तो रिजल्ट की बातें थी, लेकिन हमें ये पता भी रहना चाहिए कि ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कि ये था कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड रिगार्डिंग क्रोमोसोम पेयरिंग, ठीक है, सो ऑन द फिगर बिलो, एंड सब्सिक्वेंट सेग्रीगेशन ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट इन द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट। तो ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ही दिया हुआ है और हेटेरोजाइगस ये आपको बताया हुआ है। तो अब इसके सेग्रीगेशन के तरीके होते थे एडजेसेंट 1, एडजेसेंट 2 और अल्टरनेट वाले, ठीक है। तो 3 ways of segregation in anaphase fast would be adjacent 1, ठीक है, वर्टिकली इन द अबव फिगर, और इसमें जो वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब ये वाले, एडजेसेंट 2, हॉरिजॉन्टल एंड अल्टरनेट, ये एडजेसेंट 2 है और एक इस वाले के साथ में ये वाला सेपरेट हो जाए तो दिस इज अल्टरनेट, कि एक को छोड़ के एक, इसके साथ में ये वाला जाए तो ये ना जाए, और सिमिलरली इसके साथ में इसको छोड़ दिया जाए और ये जाए, दिस इज अल्टरनेट। तो ये तरीका बिल्कुल सही है कि यही होते हैं 3 तरीके, तो ये तो आपका होना ही चाहिए। फिर गैमेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एडजेसेंट 1 एंड एडजेसेंट 2 सेग्रीगेट विल बी नॉन वायबल, यस ये नॉन वायबल ही होते हैं, बिकॉज ऑफ डिलीशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेवरल जीन, ये बात भी सही है, केवल अल्टरनेट वाले वायबल होते हैं
all the gametes resulting from alternate segregation will be viable as they will carry both normal chromosome and both the chromosome having translocation in the two poles respectively. तो इसमें भी क्या है, इसमें भी ट्रांसलोकेशन प्रेजेंट है, ट्रांसलोकेशन तो इसमें भी प्रेजेंट है, ट्रांसलोकेशन तो इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन ये वाइबल गैमेट्स होते हैं, तो ये भी सही बात है। और फिर था कि डाइसेंट्रिक एसेंट्रिक, ये तो पारासेंट्रिक का कनेक्शन था ना इससे, तो इसको हम ट्रांसलोकेशन से थोड़ी जोड़ने वाले हैं, तो ये तो है ही गलत, ये तो यहाँ पे लॉजिक ही नहीं था, तो डी आपका नहीं हो सकता। और ए बी सी तीनों होने चाहिए थे, यहाँ पे ओनली ए बी है, तो सी भी तो सही था ना, तो इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया, ये भी गलत हो गया। और बी को आपने क्यों छोड़ दिया, ये भी तो सही था, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल से क्लियर और डायरेक्ट पैटर्न है कि क्वेश्चन आना है, पैटर्न भी ऐसा ही रहना है, बस हमसे गलती ना हो जाए। ठीक है, चंचल जेनेटिक्स कवर किया है क्या? हाँ ना, तो इनको हाँ मतलब अगर इनका आपने ज्यादा नहीं पढ़ा है और आप थोड़ा सा टाइम निकाल के घंटे 2 घंटे का टाइम निकालेंगे तो भी ये उसमें पूरा चैप्टर है ना, म्यूटेशन वाला चैप्टर आप पूरा ही तैयार कर लो। म्यूटेशन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेज, न्यूमेरिकल चेंजेज, प्लॉइडी वाले बात हो, बेस एनालॉग की बात हो, वो ऐसा सेक्शन उसमें बार बार क्वेश्चन आता है, तो वो छोटा सा ही पार्ट है, उसको आप कर लीजिए, क्योंकि उससे फायदा मिल जाएगा, अपने पास मार्किंग में अच्छा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी चार्ट 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस वाले, ये वाले कोई बात नहीं, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जिन क्वेश्चंस पे ऐसा लगे ना कि इन पे कॉन्फिडेंस आ गया, उन पे तो आप थोड़ा ज्यादा काम कीजिए, उनको तो ऐसा स्ट्रांग बना दीजिए कि हाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी अब। और जिनमें आपको लगता है कि थोड़ा सा काम करके सुधारा जा सकता है, तो उनको सुधारना भी चालू करो। ये ऐसे काम तो आप सभी को करने, ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार काम कर लिया तो अब आपसे क्वेश्चन हो ही जाएगा, हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए, तो आपको रेगुलर काम करने पड़ेंगे। तो एग्जाम तक कंटिन्यू कीजिए इन चीजों को, और मैक्सिमम थोड़ा सा बढ़ाते बढ़ाते रहो अपनी एफिशिएंसी को, ये जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज मैपिंग डाटा आपको दिया हुआ है फ्रॉम द 3 इंटरप्टेड मैटिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो 3 डिफरेंट एचएफआर स्ट्रेन हमने लिए हैं और F- स्ट्रेन लिए। तो कंजुगेशन के थ्रू जब हम मैपिंग करते हैं, तो जो एचएफआर स्ट्रेन होती है, क्योंकि एचएफआर के पास किसी डोनर के जीन आए हुए होते हैं जो उसके प्लाज्मिड के साथ अटैच हो चुके होते हैं ना, तो एचएफआर से जो जीन है वो जाते हैं रेसिपिएंट में, और रेसिपिएंट होती है हमेशा F-। तो एचएफआर से कौन कौन से जीन इसमें चले गए, ये डिपेंड करता है कि कंजुगेशन में कितना टाइम हो चुका है। तो अगर हम शुरू पे ही रोक देते हैं तो स्टार्टिंग वाले जीन ही जाएंगे, और काफी टाइम बाद में या लेट रोकते हैं तो ऑलमोस्ट सारे जीन चले जाते हैं, राइट। तो ये हमें यहाँ से इंटरप्टेड मैटिंग से समझ में आता है कि जीन का जो ऑर्डर है कि वो टाइम के साथ में आपको रिलेट करना पड़ता है। तो ये था आपके पास अपीयरेंस ऑफ जीन्स इन द F- सेल। पहले आप HFR1 को देखिए कि HFR1 में 6 मिनट के ऊपर E+ चला गया, 24 पे F चला गया, 34 पे C चला गया, देन D चला गया एंड देन B चला गया। ठीक है, तो सबसे पहले E वाला जीन गया है, तो आप ऑर्डर को ऐसे बना सकते हैं कि पहले E गया, फिर F गया, फिर C गया, फिर D गया और फिर B गया। ठीक है, अंदर जाके इन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया तो ये माइनस वाले प्लस में कन्वर्ट हो गए थे, क्योंकि प्लस वाले सब डोनर के हैं, रेसिपिएंट के पास ये सारे माइनस थे, तो क्रॉसिंग ओवर होने से ये सब हो सकता है। तो ये इस प्रकार से गए थे कि
पहला नंबर इसका था, दूसरा इसका था, तीसरा इसका था, फोर्थ इसका था और फिफ्थ इसका था। अब टाइम स्केल देख लीजिए, ये गया है 6 मिनट पे, ये 24 पे, ये 34 पे, ये 49 पे और ये 54 पे, राइट। और इनके बीच में डिफरेंस कितना है वो भी चेक कर सकते हैं कि 18 मिनट बाद ये गया है, 10 मिनट बाद ये गया है और दिस इज 15 मिनट्स बाद में ये गया है और दिस इज द मैटर ऑफ ओनली 5 मिनट बाद ये गया। ओके, तो HFR1 से आप इतना ड्रा कर सकते हैं। ओके, अब आप सेकंड स्ट्रैंड को यूज कीजिए, HFR सेकंड। उसका पैटर्न आपको बता रहा है कि सबसे पहले B गया, यानी कि B गया है, B के बाद में D गया है, तो यहाँ एरो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि पहले HFR2 के अकॉर्डिंग है, ये HFR1 के अकॉर्डिंग था, तो पहले B गया था, राइट। B के बाद में D गया है, तो B के और D के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस है, तो 1 से 5 मिनट दे देंगे तो छठे मिनट पे इसको जाना था और ये गया है, राइट। और D से C को 15 मिनट चाहिए, यानी कि 21 मिनट पे ये चला जाना चाहिए था, ये गया है 21 मिनट पे, राइट। ऑर्डर आपका वही चल रहा है। इसके बाद में F है, F को 10 मिनट चाहिए, यानी कि 31 मिनट हो जाए तो ये भी चला जाएगा, यस ये गया है। और उसके बाद में G है, उसके बाद में E नहीं बता रखा यहाँ पे, डायरेक्टली G बता रखा है और वो है 63 पे G, यहाँ पे कोई जीन है G प्लस, वो 63। तो 63 का मतलब क्या हुआ, एक तो आपको यहां से चलते हैं तो 10 मिनट 18 मिनट बाद में मिल जाता है, यानी कि 31 में आप 18 जोड़ते तो दिस विल बी 49, तो 49 पे तो आपको मिल जाता E। तो E के बारे में तो इंफॉर्मेशन बता ही नहीं है यहाँ पे तो E के भी कितने मिनट बाद बना है ये, दिस इज 12 मिनट, यानी कि E और G के बीच में 12 मिनट की दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये था आपके पास 31 और ये है 63, तो डिफरेंस कितना था इनका डिफरेंस था कि दिस इज 2 एंड 3, 32 मिनट का डिफरेंस है इनके बीच में। 32 मिनट आपके कैसे पूरे हो सकते हैं, 32 मिनट आपको पूरे करने हैं, तो दिस वन आपके पास था F और G, तो F गया था यहाँ पे 31 पे, राइट। तो ये आपके पास 49, यानी कि डायरेक्टली आपका 18 वाला और 12 वाला, तो ये आपका 30 आता है ना। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि F और G के बीच में E आ जाना चाहिए, यानी कि हमारा जो पहला स्ट्रेन था उसमें G इंक्लूड नहीं था, इसमें फर्दर आपने G और इंक्लूड कर दिया, तो सीक्वेंस में आप यहाँ पे G और ऐड कर दीजिए, राइट, ये बन गया। फिर हम थर्ड वाले स्ट्रेन को यूज कर सकते हैं। थर्ड वाली में D पहले गया है, तो D पहले गया तो यहां से स्टार्ट हुआ है और फिर C गया है, D के बाद में C गया है, पहले D गया है देन आफ्टर C गया है, तो 15 मिनट बाद में जाना चाहिए था, तो 4 के 15 मिनट बाद में ही गया है, यस ये भी सही है, 15 मिनट की दूरी है। फिर C के बाद में F को जाना होता है, C के बाद में 10 मिनट बाद F को जाना होता है, तो 10 मिनट बाद F भी गया है, राइट, यहाँ पे F आ जाएगा। तो सीक्वेंस हमारी D थी, C थी, F थी, F के बाद में E है और E के बाद में G है। तो सीक्वेंस हमारी कोरिलेट हो चुकी है कि अगर हम क्योंकि पहला काम तो यही हो गया था आपका, HFR1 ने आपको यहाँ तक का बता दिया था और ये केवल आपको ऐड करना पड़ा था G, और इसको ऐड कर दिया आपने सेकंड वाला देख के, और थर्ड से आपने उसको कंफर्म कर दिया। तो सीक्वेंस आपकी स्टार्ट हो जाएगी G से E, F, C, D और B, ये सीक्वेंस है उसके पास, राइट, इसको आप चेक कर सकते हैं।
टाइम को आपको मिनट्स में बता रखा था। जीन ऑर्डर क्या था? दिस इज EG, ये आपको बता रखा है FG। 1 सेकेंड। EGB, यानी कि इसने आपको ऑर्डर तो बताया ना, EGBDCF। इसको आप यहां से स्टार्ट करें, EG और G के बाद में BDCF, इस प्रकार से। तो ये ऑर्डर आपका यहाँ पे हो जाएगा। पहले E है, देन G है, देन B है, देन D है, देन C है, देन F है। अगर आप इनको ऐसे जोड़ दें, अगर एक सर्कुलर आप इसको माने, तो यहाँ आपने E लिया है, तो यहाँ से आपने स्टार्टिंग की, तो लास्ट में आपको F मिलेगा जब ये सर्किल घूम करके आएगा। यहाँ पे आपके पास G आ जाएगा, सॉरी F आ जाएगा, B आएगा ना, B आ जाएगा, देन D आ जाएगा, देन C आ जाएगा। तो आप इसको सर्कुलाइज करेंगे तो ये पैटर्न आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, E से स्टार्ट करेंगे, E D, फिर B D C F। तो यहाँ से स्टार्ट और यहाँ आप वापस पहुंच जाएंगे। देखो F के बाद में G, F के बाद में G, F के बाद में G आ तो सकता है, लेकिन E मिसिंग हो गया ना यहाँ पे, और E को फिर F और C के बीच में डाला है। F और C के बीच में E यहाँ नहीं है वो, तो ये गलत हो जाएगा। और फिर ये दूरी थी कि द डिस्टेंस बिटवीन F एंड G, डिस्टेंस बिटवीन F एंड G, तो F एंड G के बीच में दूरी आपके पास यहाँ है, तो दिस इज 32 मिनट। तो F एंड G की दूरी 32 मिनट है। बिटवीन F एंड B, तो दिस इज B एंड दिस इज F, तो 24 एंड 54, यानी कि डिफरेंस कितना है? 30 मिनट का है, तो दिस इज 30 मिनट, तो ये भी सही बात है। और फिर नेक्स्ट वन देख सकते हैं कि C एंड E इज 28 मिनट। C और E को आप चेक कर लीजिए कि दिस इज C एंड दिस इज E, तो दिस इज 6 एंड 34, तो ये दूरी 28 मिनट ही है, तो ये तो सही था, C एंड E 28 मिनट ही है, ओके। और फिर था कि B एंड C आर 20 मिनट, तो B C क्या 20 मिनट है? तो B एंड C को चेक कर लीजिए, B एंड C, तो दिस इज 20 मिनट, तो दिस इज 20 मिनट, ये भी सही है, तो डी वाला भी सही हो गया। तो ACD ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा आपके पास, राइट। तो ये जो कंजुगेशन के थ्रू अपने जो वर्क होते हैं, ये भी मैपिंग के क्वेश्चन बार बार आते हैं HFR के ऊपर बेस्ड, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। बस आपको एक कोरिलेट करना होता है, ऑर्डर डिसाइड करना होता है। रिपीटेड सेक्शन है, ये भी बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। इस बार पैट्रिक का क्वेश्चन आ गया ना। चलिए हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो द इनहेरिटेंस ऑफ ए गिवन डिसऑर्डर, तो डिजीज कैसी है वो आपको पता लगानी है, और इज रिकॉर्डेड इन 3 स्मॉल फैमिलीज। तो फैमिली 1, फैमिली 2 एंड 3, 3 फैमिली हमें दे रखी है, और डिजीज का इनहेरिटेंस पैटर्न कौन सा है ये हमें डिसाइड करना है, और पैटर्न वो होगा जो तीनों में एप्लीकेबल है ना, वैसे अपने को देखना है। चलिए फैमिली 1 के रिगार्डिंग देखें, तो फैमिली 1 में क्या क्या हो सकता है कि अगर हम बात करें कि जो ऑप्शंस हैं कि X लिंक्ड रिसेसिव है, X लिंक्ड डोमिनेंट है, ऑटोसोम रिसेसिव है,
ऑटोसोम डोमिनेंट है। तो अगर आप सबसे पहले एक्स रिसेसिव को देखें तो एक्स रिसेसिव का मतलब ये होता है कि इसमें जो एक्स क्रोमोसोम है वो डिफेक्टिव है, क्योंकि ये मेल है, इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वो डिफेक्टिव है और ये एक्स उसकी मदर में होना चाहिए और ऐसी मदर में ये हो सकता है। तो इसमें ये फैमिली फेस्ट में पॉसिबल है। ठीक है, एक्स रिसेसिव को दूसरी फैमिली में देखते हैं। ये कोई फीमेल है, इनकी डॉटर है, इनके दोनों एक्स डिफेक्टिव होने चाहिए और दोनों एक्स डिफेक्टिव होने का मतलब ये था कि इसके फादर में भी एक एक्स डिफेक्टिव होना चाहिए था और ऐसा होने पे इसके फादर को डिजीज हो जाती तो ये सेकंड फैमिली में अप्लाई नहीं हो सकता। थर्ड में देखिए, थर्ड में इस मदर के पास दोनों एक्स डिफेक्टिव होने पे ही डिजीज आ सकती है और दोनों एक्स डिफेक्टिव होने पे इसके बेटे में एक एक्स डिफेक्ट वाला जरूर आता, तो इसको डिजीज होनी चाहिए थी। तो ये भी मामला एक्स रिसेसिव का नहीं हो सकता। तो एक्स रिसेसिव तो नहीं हो सकता क्योंकि एक फैमिली पे तो ये लागू होता है, बाकी दो पे लागू नहीं होता है, तो एक्स रिसेसिव कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन चलते हैं, एक्स डोमिनेंट को देखते हैं। एक्स डोमिनेंट का मतलब एक कॉपी से ही डिजीज आ जाएगी। पहली फैमिली को देखिए, इस सन में जो एक्स क्रोमोसोम आएगा वो हमेशा इसकी मदर से आएगा, राइट, और इसकी मदर में एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव होना जरूरी हो जाएगा और अगर डोमिनेंट एलील है तो इसकी मदर को डिजीज हो जानी चाहिए थी, तो ये फैमिली फर्स्ट में एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर हम बात करें तो फैमिली 2 में इसमें एक एक्स डिफेक्टिव होता तो डिजीज इसको हो जाती, राइट, और इसका एक एक्स डिफेक्टिव इसकी मदर में होता तो इसकी मदर डिजीज वाली ही होती। इसकी ये दूसरी बहन नॉर्मल एक्स एक्स हो सकती थी क्योंकि मदर का ये एक्स आ जाता और फादर में भी तो एक एक्स नॉर्मल है वो आ जाता, राइट। तो फैमिली 2 में तो ये एप्लीकेबल है। फैमिली थर्ड के अंदर इसमें एक एक्स डिफेक्टिव ले सकते हैं आप, एक एक्स इसमें डिफेक्टिव है और उसका डिफेक्टिव एक्स इसके बेटे में ना भी जाए, ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि जो नॉर्मल है वो भी तो जा सकता है, प्रोबेबिलिटी उसकी भी है 50%। इसकी बेटी में भी नॉर्मल एक्स जा सकता है, डिफेक्ट वाला नहीं जाएगा और इसके फादर से इसकी डॉटर में दूसरा नॉर्मल एक्स आ सकता है, तो फैमिली थर्ड में एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट फैमिली में एप्लीकेबल नहीं है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलिए, ठीक है, ये है ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ऑटोसोमल में मेल एंड फीमेल सेक्स का हमें कोई ध्यान नहीं रखना होता है, किसी भी पेरेंट से किसी भी प्रोजेनी में वो जा सकती है। ध्यान केवल ये रखना है कि डिजीज तभी होगी जब दो कॉपी एक साथ होती है डिफेक्ट वाली, राइट। तो इसको डिजीज हुआ है, इसका मतलब ये स्मॉल ए होना चाहिए, तो इसके दोनों पेरेंट में एक एक कॉपी हो सकती है ना, ये ऐसा हो सकता है, ये भी ऐसा हो सकता है, ये ऐसे दिखा भी रखें और दोनों कैपिटल ए भी इसमें आ सकते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल भी आ सकता है और ये इसकी सिस्टर ऐसी हो भी सकती है, तो ये फैमिली फर्स्ट में एप्लीकेबल है। फैमिली सेकंड में चलिए इसमें दोनों स्मॉल ए हैं और यहाँ दोनों स्मॉल ए हैं, राइट, और इसमें ये कंडीशन यहाँ हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं और इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में इसको डिजीज नहीं होगी, और यहाँ हम ऐसा भी ला सकते हैं तो भी इसको डिजीज नहीं होगी, राइट, ऐसे बन सकती है। इसके अलावा इसमें हम दोनों कैपिटल ए नहीं ला सकते क्योंकि मदर के पास कैपिटल ए है ही नहीं, तो ये नहीं आएगा। यहाँ दोनों स्मॉल ए हम नहीं ला सकते क्योंकि इसको डिजीज नहीं दिखाया हुआ है, तो केवल एक ही ऑप्शन था आपके पास कि कैपिटल ए स्मॉल ए आप ला सकते हो क्या, यस हम ला सकते हैं, ऐसा करके भी ला सकते हैं और ऐसा करके भी ला सकते हैं।
तो फैमिली 2 में भी एप्लीकेबल है। थर्ड पे चलिए, यहाँ आपको दोनों कॉपी डिफेक्ट वाली हैं और इसमें एक भी डिफेक्ट की कॉपी नहीं है, तो ऐसा होगा तो ये ऐसी बन जाएगी। और इसकी डॉटर में भी ऐसा हो सकता है, इसको आप ऐसा भी ले सकते हैं और इसको हम हेटेरो भी ले सकते हैं, दोनों ही केसेस में जस्टिफाइड है। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो तीनों फैमिली को कवर कर सकता है। तो दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल रिसेसिव यहाँ पे सही है अब तक के हिसाब से। आगे चलिए, नेक्स्ट वन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो एक ही कॉपी होगी और उसी से डिफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें एक कॉपी है और उसी से डिफेक्ट हो रहा है, तो ये कॉपी उसके पेरेंट से ही आई होगी ना, तो या तो इसमें है वो या इसमें है। और अगर डोमिनेंट नेचर का है तो इसको डिजीज हो जानी चाहिए थी, दोनों में से किसी को भी, लेकिन दोनों कोई डिजीज नहीं है, तो ये फैमिली फेस्ट में नहीं हो सकता। इसमें डिफेक्ट वाली कॉपी है और वो इसके मदर से आ सकती है, यस आ सकती है, तो ये फैमिली सेकंड में तो एप्लीकेबल है। और इसमें एक ही कॉपी डिफेक्ट वाली है, दूसरी नॉर्मल हो, तो ये ऐसी डिजीज हो जाएगी इसको। और इसके दोनों बेटे और बेटियों में कैपिटल ए जा सकता है, यस जा सकता है, उसकी 50% प्रोबेबिलिटी है, तो ये थर्ड फैमिली में एप्लीकेबल है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट भी आप नहीं ले सकते। तो क्वेश्चन में तो ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आपको हर एक फैमिली के लिए चारों ऑप्शन देखने होते हैं, तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है, वर्किंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। बस थोड़ा सा आपको फास्टली काम करना है कि आपको लगे कि हाँ हम ऐसे करेंगे तो कहाँ दिक्कत आती है, या ऐसा कर सकते हैं या उसकी संभावना है या नहीं। तो थोड़ा प्रैक्टिस करने पे आप थोड़ा रैपिड कर सकते हैं, कम टाइम में आप इसके रिजल्ट निकाल भी सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा, ठीक है। देखो दो तीन मेन बातें हैं। जब आप कहते हैं कि एक्स लिंक्ड है, तो उसमें ये होता है कि अगर आपके पास कोई मदर होती है, तो मदर में 2 एक्स होते हैं और मदर के 2 प्रकार के बेटे और बेटी हो सकती है, 2 ही प्रकार के चाइल्ड हो सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि मदर को लेकर के मदर का कोई सा भी एक्स किसी में भी जा सकता है, क्योंकि दोनों में एक्स होता है और ये एक्स मदर से ही आता है। तो डिफेक्ट वाला हो वो भी जा सकता है, जैसे ये डिफेक्ट वाला है तो ये भी जा सकता है, कोई सा भी जा सकता है, राइट। और फिर बात आती है कि अगर इस डिफेक्ट जो भी आपने लिया उससे डिजीज कब होगी। आप कहते हैं कि एक कॉपी डिफेक्ट वाली होगी तभी डिजीज हो जाएगी, तो ये तो होता है डोमिनेंट। अगर डिफेक्ट की 2 कॉपी प्रेजेंट हो तभी डिजीज हो, अकेली कॉपी से डिजीज नहीं आ रही हो, तो आप कहेंगे कि ये कैसा होता है, रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव चाहे आप एक्स लिंक लें या ऑटोसोमल लें, तो उसमें तो ये होता है कि एक कॉपी से या 2 कॉपी से। हाँ, यहाँ जब मैटर सेक्स लिंक्ड जीन का हो या एक्स क्रोमोसोम का हो, तो फीमेल में तो 2 कॉपी एक्स की होती हैं, तो 2 में से दोनों डिफेक्टिव हो तो रिसेसिव, और एक डिफेक्टिव होने पे डिजीज आ रही है तो डोमिनेंट। लेकिन मेल में एक ही एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, तो यहाँ पे तो अगर रिसेसिव है तो भी डिजीज हो जाएगी इसको, और डोमिनेंट है तब तो होनी ही होती है। तो वो मैटर थोड़ा सा मेल में हेमिजाइगस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको सोचना होता है कि मेल में एक ही एक्स है, अगर उसी पे डिफेक्ट आ गया, जैसे हम कहते हैं ना कि एक एक्स है उसी के ऊपर स्मॉल ए है, तो एक तो ये होता है कि ये दोनों 2 एक्स है, एक पे कैपिटल ए है एक पे स्मॉल है, अब इसको डिजीज नहीं हो सकती, ये कैरियर हो सकता है, लेकिन ये फीमेल हो जाएगी। फिर अगर एक ही एक्स है दूसरा वाई है तो ये फिर मेल है, और मेल में एक ही एक्स है वही डिफेक्टिव है, अगर रिसेसिव है आपका ये तो भी इसको डिजीज हो जाएगी, वो हेमिजाइगस कंडीशन होती है, तो वो आपको यहाँ एडिशनल लगानी पड़ती है। ऑटोसोम में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑटोसोम वाले मैटर के अंदर जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 फादर में भी है और मदर में भी है, वो दोनों में है। और फिर इनके जो भी बच्चे होंगे वो किसी में भी जा सकता है, कि फादर वाला इसमें भी जा सकता है
और फादर वाला इसमें भी जा सकता है, मदर वाला इसमें भी जा सकता है, मदर, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, नो बाउंड्री। कि किसी भी पेरेंट से, किसी भी सेक्स वाले पेरेंट से किसी भी सेक्स वाले बच्चे के अंदर आप उसको भेज सकते हो। अब वो बात अलग है कि भाई एक कॉपी से डिजीज आ रही है तो आप कहेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और 2 कॉपी आने पे ही डिजीज होगी तो ये रिसेसिव है। हाँ, ऑटोसोम के अंदर हेमीजाइगस जैसा ऑप्शन नहीं होता है, बस वो केवल एक्स लिंक्ड होने पे रिसेसिव, एक्स वाला होने पे मेल और फीमेल में अंतर आ जाता है, तो वो केवल आपको एक्स लिंक्ड होने पे लगाना होता है। एक वाई लिंक का पैटर्न है तो वाई तो केवल मेल से मेल में ट्रांसमिट होता है, तो उसमें फीमेल का कोई लेना देना ही नहीं होता है, और कोई भी मेल बीच में बच भी नहीं सकता है, क्योंकि एक ही मेल होता है, उसमें डिफेक्ट आते हैं, उसका प्रॉब्लम जो भी है वो एक्सप्रेस भी होता है। तो आप कुछ ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फिर आप इनको अप्लाई करेंगे। पहले तो आप इनको क्लियर रखें कि कॉन्सेप्ट में क्या करना होता है, कहां से कहां आप परमिशेबल हैं और कहां से कहां परमिशेबल नहीं है, और कैसे कैसे कॉम्बिनेशन मस्ट है और कैसे कैसी परमिशन है यहाँ पे। तो वो आपका बैकग्राउंड है सारा, वो होना चाहिए आपके पास, फिर आप इनको अप्लाई करेंगे। और इसके बाद में फिर आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी मैटर आ जाता है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मैटर भी आ जाता है, और इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, सॉरी, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का मैटर भी आता है। और देन आफ्टर जो दूसरी चीजें आती है कि आपको बताया नहीं जाता है, आपको जानबूझ के कैरियर लेने पड़ते हैं, या कैरियर मान करके आपको काम करना पड़ता है, तो वो फिर उसका एक एक्स्ट्रा लेवल आ जाता है कि चलो आपको जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अदर देन जाकर के भी थोड़ा बहुत अप्लाई करना पड़ता है, तो फिर जाके आपके आंसर सही निकल पाते हैं। तो वो क्या है कि आपके स्टेप है कि पेडिग्री में आपका जो लेवल है वो तभी आएगा जब आप बहुत बेसिक क्वेश्चन से लेकर के लास्ट तक के जो लेवल है वहां तक के क्वेश्चन आप सॉल्व करें और बार बार करें। और अगर आपने आज कर लिया और आप इनको नहीं करेंगे कुछ टाइम तक, तो वापस फिर आप नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आ सकती है आपको। तो बिल्कुल क्लियर करें, और क्लियर करके फिर आपको लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया ना, तब ये फ्रूटफुल होगा आप लोगों के लिए। वरना तो जैसे जो रेगुलर बच्चे हैं जिन्होंने लगातार काम किया है उनको भी दिक्कत आ सकती है, ऐसा नहीं आ सकती है ना। शशिकला, हाँ सर। पेडिग्री का क्वेश्चन गलत हो सकता है क्या? तो बहुत कम चांस है। हाँ, बस यही तो कर रहे थे। अगर कुछ भी नहीं काम करते तो पक्का गलत होता, नहीं ना। अगर पेडिग्री पे काम ही नहीं करते तो क्वेश्चन पक्का गलत होता। आपको क्या पता चलता है कि ये पेडिग्री का क्वेश्चन है, लेकिन आप जितना ज्यादा काम कर चुके होंगे ना, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और आप अश्योर भी कर सकते हैं खुद को कि हाँ अब मैं डिजाइन तो चेंज होके आएगा क्वेश्चन का, बस डिजाइन ही तो प्रॉब्लम है हमारे लिए कि हमने जैसे किया वैसा का वैसा आए, ये ज्यादा श्योर नहीं है। कुछ अलग पैटर्न हो सकता है, कुछ अलग मिक्सअप हो सकता है क्वेश्चन में, तो तरीका ही तो हमें उसमें से ढूंढना होता है ना। तो काम करना आता है तो हम तरीका निकाल के कर देंगे काम, इसलिए प्रैक्टिस नीडेड होती है। और ये चैलेंज तो सारे बच्चों के सामने है, जो भी एग्जाम में बैठेंगे वो तो चैलेंज सबके सामने बराबरी तो है, आपको अलग से थोड़ी कोई क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ए न्यू म्यूटेंट कॉल्ड अर्ली राइपनिंग, ठीक है, जो जिसमें जल्दी पक जाते हैं ना, अर्ली राइपनिंग, इज आइडेंटिफाइड इन ए प्लांट। तो ये म्यूटेंट है, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है वो लेट राइपनिंग है। तो लेट राइपनिंग है, ये वाइल्ड है, इसमें कोई म्यूटेशन हो गया तो अर्ली राइपनिंग बन गया, ये म्यूटेशन वाला हो गया, ठीक है। फर्दर इसके अलावा डीएनए मार्कर्स इज आर, एक या ज्यादा, आर ऑब्जर्व्ड टू बी पॉलीमॉर्फिक, कि अलग अलग प्रकार के हैं। पॉलीमॉर्फिक का मतलब वो एक जैसे नहीं है, उनमें वेरिएशन है, कि कुछ डीएनए मार्कर हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, पॉलीमॉर्फिक हैं। बिटवीन अर्ली
एंड लेट राइपनिंग प्लांट। तो इनके साथ में जुड़े हुए कुछ मार्कर हैं। ठीक है। ए क्रॉस वाज मेड, हमने क्रॉस कराया बिटवीन प्योर लाइन लेट राइपनिंग। तो वाइल्ड वाले को आप कैपिटल ए मान लो और म्यूटेंट वाले को स्मॉल ए मान लो, ताकि हम काम आराम से कर लें। ठीक है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो आपने लिया है प्योर लाइन लेट राइपनिंग यानी कि लेट राइपनिंग वाइल्ड वाला है, तो प्योर लाइन का मतलब दोनों कैपिटल है। होमोजाइगस, प्योर लाइन का मतलब होता है होमोजाइगस। ठीक है, ले लिया हमने। एंड ई आर, और दूसरा भी आपने प्योर लिया होमोजाइगस, वो अर्ली राइपनिंग है, म्यूटेंट वाला है यानी कि स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है। F1 प्रोजेनी वाज टेस्ट क्रॉस, तो इनका बना लीजिए। F1 आ जाएगा हेट्रोजाइगस। ठीक है। फिर F1 का आप कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस, यानी कि F1 को आपने किससे क्रॉस कराया, वापस इसी से कराया। ठीक है, टेस्ट क्रॉस। एंड इट्स प्रोजेनी वाज एनालाइज्ड, तो इसकी दो ही प्रकार की प्रोजेनी बननी है कि इधर से दो गैमेट बनेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर से एक ही प्रकार का बनेगा स्मॉल ए। तो या तो ये बनेगा कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए, या दूसरा ये बनेगा स्मॉल ए के साथ स्मॉल ए। राइट, केवल 50-50 यही तो होना है, यहाँ तो 100% यही आना है। तो या तो हेटेरो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा होमो। तो ये दो ही ऑप्शन है F2 में। ओके, ठीक है। द पेरेंटल, ये पेरेंटल है, पेरेंटल F1, ये F1 है। एंड द प्रोजेनी ऑफ द टेस्ट क्रॉस, यानी कि ये F2 है। तो ये पहले हो गए, ये दूसरे हो गए, और ये तीसरे, यानी कि ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे ले सकते हैं आप इनको। राइट, वर ऑल्सो एनालाइज फॉर द DNA मार्कर्स। फिर आपने पता लगाया कि इनमें कौन कौन से मार्कर प्रेजेंट हैं। इसमें कौन से मार्कर हैं, ऐसे, इसमें कौन से मार्कर प्रेजेंट हैं, और इनमें कौन से मार्कर प्रेजेंट हैं। तो हमने मार्कर्स को आइडेंटिफाई किया, और हमें ये इंफॉर्मेशन एक टेबल में दी हुई है। टेबल बिलो समराइजेस द फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी एंड द पैटर्न ऑफ द DNA मार्कर ऑब्जर्व्ड इन द ईच केस। तो कौन से फिनोटाइप के साथ में कौन सा मार्कर है, वो हमें बताया हुआ है। ठीक है, फिनोटाइप है अर्ली राइपनिंग। अर्ली राइपनिंग का मतलब ये है म्यूटेंट वाले। म्यूटेंट वाले का मतलब दिस इज स्मॉल ए, और ये है लेट राइपनिंग, तो ये है कैपिटल ए। और हमने ऐसे पेरेंट लिए थे, स्टार्टिंग में हमने पेरेंट ऐसे लिए थे, पेरेंट जनरेशन। एक पेरेंट ये था, दूसरा पेरेंट ये था। हमें जो F1 मिला था वो कैसा बन जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, और उसके अंदर कैपिटल ए डोमिनेंट है, तो वो लेट राइपनिंग ही होगा। तो ये फिनोटाइप है, देखो, तो इसमें केवल एक ही फिनोटाइप बनेगा, क्योंकि जितने भी ये होंगे वो सारे के कैसे होंगे, लेट राइपनिंग वाले ही होंगे ना, क्योंकि कैपिटल ए डोमिनेंट मान के हम काम कर रहे हैं। तो ये सारे एक जैसे हैं। फिर हमने इनका क्रॉस करा दिया था, हमने इनका क्रॉस ले लिया था। तो प्रोजेनी ऑफ द टेस्ट क्रॉस का मतलब ये F2 वाले आ गए। तो F2 के अंदर लेट राइपनिंग भी है। लेट राइपनिंग का मतलब तो ये है कि इसमें ये कंडीशन भी है, और अर्ली राइपनिंग भी थे। यस, 50-50% ही बने थे ना, ये आधे ये बने थे और आधे ये बने थे। राइट, तो ये इसने सही बता रखा है। ओके, और फिर नंबर ऑफ प्रोजेनी है कि कौन सी प्रोजेनी, ये तो प्रोजेनी है ही नहीं, और F2 का डाटा आपको दिया हुआ है कि ओनली F2 का नंबर आपको बताया हुआ है। ठीक है, F2 में 52 ऐसे हैं जो लेट राइपनिंग है, और 48 ऐसे हैं, यानी कि F2 में आपके पास ये बन रहे थे और ये बन रहे थे। आप ये कह रहे थे कि ये दोनों हाफ हाफ बनेंगे, और ये कितने बन रहे हैं, ये 52 और ये 48।
तो नियर अबाउट 50 है, नियर अबाउट 50 तो है कि एक दो ज्यादा है एक दो कम है। तो ये तो हम ये तो थे हमारे एक्सपेक्टेड, और ये है ऑब्जर्व्ड, और ये ऑब्जर्व्ड, और ये एक्सपेक्टेड। तो इतना तो हो ही सकता है कि बाय चांस ऐसा डेविएशन आ गया होगा, कोई बहुत बड़ा डेविएशन तो है भी नहीं। ठीक है, तो इसके बाद में आप नेक्स्ट देखिए पैटर्न ऑफ डीएनए मार्कर, कि कौन से जीनोटाइप के साथ या कौन से फिनोटाइप के साथ कौन सा मार्कर एसोसिएट है, राइट। अर्ली राइपनिंग वाले को देखिए, अर्ली राइपनिंग वाले के अंदर पैटर्न ये है, इसमें दूसरा पैटर्न नहीं है, राइट। और जैसे आप ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर मार्कर्स का बिहेवियर है, तो आप इसको इस प्रकार से यूज कीजिए कि हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की तो उसकी डायरेक्शन आपको ऐसे लेनी है, ना भी दिया हो तो आपको ऐसे ही यूज करनी है कि हम यहाँ टॉप पे इनको लोड करते हैं और फिर ये यहाँ पे रन करके मूव करते हैं, और फिर लेंथ वाइज वो स्टेबल हो जाएंगे कि जिनकी लेंथ जो पीछे रुक गए वो स्मॉल है, तो जो पीछे रुक गए दे आर स्मॉल, और जो आगे चले जो पीछे रुक गए दे आर लार्ज, वो बड़े हैं ना, पीछे रह गए दे आर लार्ज। तो ये लार्ज है और ये आगे चले गए वो स्मॉल है, ठीक है। तो लार्ज वाले को एक बार आप कैपिटल एल मान लो, कि जो लार्ज हैं उनको हम अपनी सहूलियत के लिए कैपिटल एन मान लेते हैं, और जो स्मॉल हैं उनको हम अपनी सहूलियत के लिए स्मॉल एल से डिनोट कर लेते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो पेरेंट कैसा था, इसमें केवल एक ही मार्कर है लार्ज वाला, यानी कि कैपिटल एल, कैपिटल एल, और दूसरा पेरेंट था उसमें है स्मॉल एल, स्मॉल एल, राइट। इसमें देखिए एक कैपिटल एल है एक स्मॉल एल है, और ये हेट्रो था, तो ये हेट्रो कंडीशन यहाँ मार्कर की भी है। आप इसको ऐसे कोरिलेट करके चला सकते हैं कि पहला पेरेंट आपने लिया था अर्ली राइपनिंग, तो वो था स्मॉल ए, राइट, और उसमें मार्कर है कैपिटल एल, कैपिटल एल, ये पेरेंट 1 है। और पेरेंट 2 हमारे पास आ गया कैपिटल ए, कैपिटल ए, और मार्कर कैसा है स्मॉल एल, स्मॉल एल, ये पेरेंट 2 हो गया। तो इनके गैमेट ऐसे बनेंगे ना, ये कुछ ऐसी हालत है, स्मॉल ए, कैपिटल एल, कैपिटल एल, और ये है कैपिटल ए एंड स्मॉल एल, स्मॉल एल। तो ये ट्रांस कंडीशन है, ये एक्चुअल में ट्रांस कंडीशन में हमने डिसाइड कर लिया कि ये ट्रांस कंडीशन में है, राइट। और इनके गैमेट बनाएंगे और इनको जोड़ेंगे तो F1 आ जाएगा। F1 में देखिए कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए के साथ कैपिटल ए ले लिया आपने, और इधर आपको कैपिटल ए के साथ स्मॉल एल लेना पड़ेगा। तो फिनोटाइप हमारा ऐसे आ जाएगा कि यहाँ वाला फंक्शन भी आ जाएगा और यहाँ वाला भी आ जाएगा। तो इनका क्या होना चाहिए कि कैपिटल ए से क्या हो रहा था, लेट राइपनिंग, तो ये लेट राइपनिंग भी होनी चाहिए, और मार्कर इनमें दोनों प्रेजेंट है, मार्कर को लेकर के ये हेटेरो होगा। तो यस, ये लेट राइपनिंग होने चाहिए और मार्कर इनमें दोनों होने चाहिए, तो यस, मार्कर को लेकर के ये हेटेरो भी है। अब देन आफ्टर आप नेक्स्ट वालों को कंसिडर कर सकते हैं कि इनकी जब आप प्रोजेनी बनाएंगे तो इसमें यही बन सकता है कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए के साथ कैपिटल एल आ जाएगा, या कैपिटल ए के साथ स्मॉल एल आ जाएगा, ये तो पेरेंटल हो जाएंगे। या फिर क्रॉसओवर होता है तो स्मॉल ए के साथ स्मॉल एल भी आ सकता है, और कैपिटल ए के साथ कैपिटल एल भी आ सकता है, ये रिकॉम्बिनेंट होंगे, राइट। और अगर हर बार रिकॉम्बिनेशन होता हो तो 25% ये बनेंगे, 55-25 ये बनेंगे, सारे बराबर बराबर बनते हैं ना, 25-25%, ओके। तो फिर इनका नंबर भी हम चेक कर सकते हैं, हमें नंबर भी दिया हुआ है। तो ये कैसे होंगे, दूसरी साइड से आपको क्या मिलना है, टेस्ट क्रॉस कराया था हमने,
स्मॉल ए और स्मॉल एल, राइट। तो वहां आपको स्मॉल ए ही कंट्रीब्यूट होगा, स्मॉल एल ही कंट्रीब्यूट होगा, तो हम गैमेट को ही फिनोटाइप के लिए काम में ले सकते हैं। तो यहाँ इसका जो फिनोटाइप हम बताएंगे कि दिस शुड बी स्मॉल ए की वजह से इसमें क्या होना चाहिए, अर्ली राइपनिंग। डिफेक्ट है ना, अर्ली राइपनिंग आ जाएगा। और मार्कर इसमें बड़ा वाला सेगमेंट है, तो अर्ली राइपनिंग के साथ में मार्कर है वो लार्ज मार्कर, राइट। ऐसे ये पेरेंट में भी था, अर्ली राइपनिंग के साथ में लार्ज मार्कर, ये पेरेंट 1 में था, दिस इज इन पेरेंट 1, तो ये पेरेंटल है ना, तभी तो पेरेंटल है। दूसरा चेक कीजिए, दूसरा है कैपिटल ए, यानी कि दिस इज लेट राइपनिंग, और मार्कर इसमें कैसा है, स्मॉल। तो लेट राइपनिंग हो और उसमें स्मॉल मार्कर हो, तो लेट राइपनिंग हो और उसमें स्मॉल मार्कर हो, ये पेरेंट 2 था, तो दिस इज पेरेंट 2, तो ये तो पेरेंट जैसे ही है, राइट। यहां देखो क्या हो गया, दिस इज स्मॉल ए मेन, ये कैसा हो गया, अर्ली राइपनिंग हो गया, और इसके साथ में मार्कर कैसा है, स्मॉल। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, अर्ली राइपनिंग, अर्ली के साथ में लार्ज होता था, लेकिन कनेक्शन कट गया ना उनका, तो क्रॉसओवर से बना है, यस रिकॉम्बिनेंट है, क्रॉसओवर से बना, उसके साथ में स्मॉल वाला आया है, तो ये रिकॉम्बिनेंट है। ऐसे आप नेक्स्ट चेक कर लीजिए, दिस इज कैपिटल ए, इट मीन्स दिस इज लेट राइपनिंग, तो दिस इज लेट राइपनिंग, लेकिन इसमें मार्कर लार्ज है, तो लेट वाले के साथ तो मार्कर स्मॉल था, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया। अगर रिकॉम्बिनेशन हर बार हुआ है, अब आप इनको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रोजेनी देखिए, लेट राइपनिंग, अर्ली राइपनिंग, इसको देखो पहले, अर्ली राइपनिंग के साथ में लार्ज, तो अर्ली राइपनिंग और उसके साथ में लार्ज, यस आपको मिल गया। और देन आफ्टर अर्ली राइपनिंग के साथ में स्मॉल, अर्ली राइपनिंग के साथ में स्मॉल, ये प्लांट भी यहाँ पे है, राइट। सिमिलरली आप दूसरे भी चेक कर सकते हैं कि लेट राइपनिंग के साथ में वो कंडीशन थी आपके पास स्मॉल, तो लेट के साथ में स्मॉल ये रहा, और लेट के साथ में लार्ज, लेट के साथ में लार्ज ये भी रहा। और फिर आप इनके नंबर चेक कर लीजिए, दिस इज द नंबर 25, 27, 23 एंड 25, तो दे आर नियर अबाउट 25 कि नंबर ऑफ प्रोजेनी यहाँ पे टोटल 100 है, और 25-25 होने चाहिए थे, लेकिन ये उसे थोड़ा सा ही डेविएशन है, तो ऐसा भी नहीं है सारे 1/4 ही आ रहे हैं लगभग। तो 1/4 कब आ सकते हैं, जब ये रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इनके बीच में लिंकेज नहीं होता है, राइट। तो अब आप इनको चेक कर सकते हैं कि कंक्लूजन आप कैसे निकालेंगे, कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट था कि लेट राइपनिंग इज डोमिनेंट टू अर्ली राइपनिंग, तो आपने कैपिटल ए को लेट राइपनिंग से जोड़ा था, स्मॉल ए को अर्ली राइपनिंग से जोड़ा था, और कैपिटल ए स्मॉल ए के ऊपर डोमिनेंट लेकर के ही तो हमने काम किया, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। फिर था कि द डीएनए मार्कर यूज्ड इज डोमिनेंट मार्कर, कि जो डीएनए मार्कर हमने यूज किया है क्या वो डोमिनेंट है, मार्कर डोमिनेंट है या नहीं। तो देखो यहाँ पे ये जो मार्कर था ये एक्स्ट्रा था, इससे कुछ नहीं हुआ था, और यहाँ इसका और इसका दोनों का ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में था, फिर भी इससे कुछ नहीं हुआ था, तो ये हेट्रो में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये मार्कर डोमिनेंट जैसे नहीं थे। ये एक ही होता दूसरा नहीं होता तो हम कहते कि ये डोमिनेंट की तरह होता, तो हम इसको भी नहीं ले सकते।
और डीएनए मार्कर इज लिंक्ड टू फिनोटाइप। अगर लिंक्ड टू फिनोटाइप होता तो फिर ये वैल्यूज नियर अबाउट 25 नहीं होती। कोई वैल्यू लिंक्ड होने पे तो जहां मार्कर गया, यानी कि अर्ली राइपनिंग में लार्ज वाला मार्कर ज्यादा जाता, तो अर्ली राइपनिंग में लार्ज वाला मार्कर ज्यादा जाता है, इसका मतलब ये नंबर 25 से बहुत बड़ा होता, ये बिग नंबर होना चाहिए था। और लेट राइपनिंग के साथ में स्मॉल मार्कर, ये नंबर भी बड़ा होना चाहिए था। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ नंबर जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनके नंबर कम हो और पेरेंटल के बहुत ज्यादा हो, ऐसा नहीं है, सारे 25 के आसपास ही है ना। तो लिंक्ड जैसा हम नहीं मानेंगे, तो सी भी नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि ओनली ए इज करेक्ट। समझ सकते हैं? ठीक है, तो आज की क्लास में तो हम इतना ही ले पाएंगे ना। तो 1 सेकेंड।